हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हमारा अगला लेक्चर है बाइनोमियल का, और आज लास्ट लेक्चर में हमने न्यूमेरिकल ग्रेटेस्ट टर्म के कुछ क्वेश्चंस पे एंड कर दिए थे। तो आज हम लोग वहीं से कंटिन्यू करने वाले और देखने वाले कि आगे जो भी रिमेनिंग क्वेश्चन हमारा था, टोटल 6-7 क्वेश्चन था, उनमें से मैंने 2-3 तो करा दिए थे, बट यहाँ पे 3-4 बाकी है, वो डिस्कस कर देंगे तो अकॉर्डिंगली चीज़ें कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बस हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आएगा अकॉर्डिंगली और देखेंगे। तो देखो, पहला क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ये बोला जा रहा है कि आपको ग्रेटेस्ट कॉफिशिएंट निकालना है इस एक्सपांशन में। तो अगर भाई ग्रेटेस्ट कॉफिशिएंट निकालना है तो आपको ऑलरेडी ये चीज़ थ्योरी में एक्सप्लेन कर दिया गया लास्ट लेक्चर में कि भाई अगर ग्रेटेस्ट कॉफिशिएंट आपको निकालना है तो कैसे आप निकाल सकते हो ग्रेटेस्ट कॉफिशिएंट। ग्रेटेस्ट कॉफिशिएंट के लिए आप सारे वेरिएबल्स को 1 पुट कर सकते हो। जो आपका ग्रेटेस्ट टर्म होगा, जो न्यूमेरिकल ग्रेटेस्ट टर्म होगा, उसमें अगर कॉफिशिएंट्स 1 आ जाए तो वो ग्रेटेस्ट कॉफिशिएंट, उसमें अगर वेरिएबल्स का वैल्यू 1 आ जाए तो वो ग्रेटेस्ट कॉफिशिएंट बन जाएगा। तो क्यों ना मैं इसी एक्सपांशन में वेरिएबल को 1 डाल के ग्रेटेस्ट टर्म निकाल देता हूँ, तो वही हो जाएगा आपका ग्रेटेस्ट कॉफिशिएंट। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे x का वैल्यू 1 डाल देता हूँ तो आपका जो एक्सपांशन बन जाएगा वो बनेगा 1 + 2 डिवाइडेड बाई 3 होल पावर 15। क्लियर, 1 + 2/3 होल पावर 15, ये हो जाएगा आपका ग्रेटेस्ट टर्म। सॉरी, ये हो जाएगा आपका एक्सपांशन। अभी अगर मैं इस एक्सपांशन में आपको ग्रेटेस्ट कॉफिशिएंट निकालने का बात करूं तो ग्रेटेस्ट टर्म जो होगा वही हो जाएगा ग्रेटेस्ट कॉफिशिएंट, क्योंकि वेरिएबल्स को अपन ने 1 डाल दिए। तो अभी आप ग्रेटेस्ट टर्म निकालने का थॉट यूज कीजिए। ग्रेटेस्ट टर्म आप कैसे निकालते हो? आप सबसे पहले k निकालते हो। k क्या हो जाएगा? n + 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ x बाई वाई। x कौन सा कंसीडर करते थे हम? पहला वाला टर्म। और y किसको कंसीडर करते थे? दूसरा वाला टर्म। तो ये हो जाएगा x डिवाइडेड बाई y। सही बात है। तो ये आ जाएगा आपका 16, और यहाँ पे आ जाएगा आपका लगभग 3/2 + 1 दैट इज 5/2। सही बात है। तो ये 36/5 जो कि मेरे को दिख रहा है 6 पॉइंट समथिंग होगा। तो अगर ये नॉन इंटीजर है तो ऑब्वियसली जो ग्रेटेस्ट टर्म होगा वो t ऑफ बॉक्स के प्लस 1th टर्म हो जाएगा, ये आप जानते हो। ठीक है, दैट इज कौन सा टर्म हो जाएगा? इसका अगर मैं बॉक्स निकालने जाऊं तो 6 आ जाएगा, तो 7 टर्म जो होगा वो हो जाएगा ग्रेटेस्ट टर्म। ठीक है, तो अभी अगर मैं ग्रेटेस्ट टर्म निकालता हूं तो उसमें कोई वेरिएबल रहेगा ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मैं वेरिएबल 1 पुट कर चुका हूं। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट कॉफिशिएंट है ना, ग्रेटेस्ट कॉफिशिएंट इन 1 + 2x/3 होल पावर 15 is equal to the greatest term in 1 + 2/3 होल पावर 15, और जो कि आपका कितना हो जाएगा 15c। r का वैल्यू कितना होगा? 6 होगा ना, 7 से 1 कम हो जाएगा। 1 to the power 15 - 6 तो 1 ही होगा, और साथ में रहेगा 2/3 होल पावर 6। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे x को कंसीडर करता 2/3 तो इधर भी मेरे को x को कंसीडर करना पड़ता 2/3, तो उस वक्त आपका 2/3 होल पावर 15 - 6 लिखना पड़ता, अगर आप यहाँ पे कंसीडर करते 2/3 तो। ठीक है, तो तब 15 - 6 नहीं आता, शायद और कुछ आता, क्योंकि ग्रेटेस्ट टर्म जो है वो भी बदल जाता। क्लियर? तो इसी तरीके से अपन ग्रेटेस्ट कॉफिशिएंट निकाल सकते है ना, किसी भी, बस वो ग्रेटेस्ट टर्म निकालने का ही क्वेश्चन हो गया, उसमें ज़्यादा कोई वैरायटी नहीं है। मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया ये कंसेप्ट। ठीक है, अपन अगले क्वेश्चन में चलते हैं और देखते हैं कि आगे क्या बोला जा रहा है। आगे बोला जा रहा है अगला क्वेश्चन में कि n अगर एक पॉजिटिव इंटीजर है तो x का वैल्यू निकालना है इफ द ग्रेटेस्ट टर्म इन दिस मे हैव द ग्रेटेस्ट कॉफिशिएंट ऑल्सो। मतलब क्या? अगर इस एक्सपांशन में जो ग्रेटेस्ट टर्म होगा, अगर वो ग्रेटेस्ट टर्म ग्रेटेस्ट कॉफिशिएंट को भी कंटेन कर रहा है तो आपको x का वैल्यू निकालना है। मतलब वो लोग क्या बताने का कोशिश कर रहा है? वो बताने का कोशिश कर रहा है इनडायरेक्टली कि जो आपका ग्रेटेस्ट टर्म है वही अगर मिडिल टर्म हो जाता है तो क्या होगा। ठीक है ना, क्योंकि अगर ग्रेटेस्ट टर्म ग्रेटेस्ट कॉफिशिएंट, ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कॉफिशिएंट को अगर कंटेन कर रहा है
वैसे तो ग्रेटेस्ट टर्म हमेशा ग्रेटेस्ट कॉफिशिएंट को कंटेन करेगा ही करेगा, बट यहाँ पे जो ग्रेटेस्ट कॉफिशिएंट का बात कर रहा है वो बाइनोमियल कॉफिशिएंट का बात कर रहा है, क्योंकि आप देखो ना कि इस एक्सपांशन में जो बाइनोमियल कॉफिशिएंट होगा वही कॉफिशिएंट होगा। ठीक है, तो अगर ग्रेटेस्ट टर्म ग्रेटेस्ट कॉफिशिएंट को कंटेन कर रहा है तो ऑब्वियसली वो लोग इनडायरेक्टली आपको ये भी बता के दे सकता था क्वेश्चन में, ग्रेटेस्ट टर्म कंटेन ग्रेटेस्ट कॉफिशिएंट ना दे करके ये बोल सकता था कि ग्रेटेस्ट टर्म जो है वही मिडिल टर्म है, तब भी तो सेम लॉजिक ही लगता ना भाई। क्लियर है? तो अगर n का वैल्यू इवन है, अगर n का वैल्यू इवन है, n क्या है आपका? इवन है, तो n अगर इवन है तो ग्रेटेस्ट कॉफिशिएंट कौन होगा? ग्रेटेस्ट कॉफिशिएंट कौन हो जाएगा बोलो? इन 1 प्लस एक्स टू दी पावर n पे ग्रेटेस्ट कॉफिशिएंट हो जाएगा NCn डिवाइडेड बाई 2। ग्रेटेस्ट कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा? ग्रेटेस्ट कॉफिशिएंट हो जाएगा NCn बाई 2। क्लियर है? चलो, तो अभी आपको बोला गया है कि अगर आपका ग्रेटेस्ट टर्म जो है वो अगर इस चीज को कंटेन कर रहा है तो x का वैल्यू बताओ। तो भाई मैं आपको सीधा सीधा बताता हूं कि n का न्यूमेरिकल वैल्यू तो आपको पता है नहीं, तो ग्रेटेस्ट टर्म तो आप निकाल सकते नहीं। तो क्वेश्चन पढ़ के क्या समझ आ रहा है कि ग्रेटेस्ट टर्म में ही ग्रेटेस्ट कॉफिशिएंट है, मतलब क्या कि ग्रेटेस्ट टर्म जो है वो मिडिल टर्म ही है। समझ आ रहा है ना? तो ग्रेटेस्ट कॉफिशिएंट अगर ये है तो उसके साथ ये कॉफिशिएंट जिस टर्म में होगा वो कौन सा टर्म? वो हो जाएगा आपका NCn बाई 2 प्लस 1th टर्म। ठीक है ना? तो अगर ग्रेटेस्ट कॉफिशिएंट ये है और मैं अगर ये लिख देता हूं एज ग्रेटेस्ट टर्म कंटेन्स ग्रेटेस्ट कॉफिशिएंट सो ग्रेटेस्ट टर्म जो मैं लिखूंगा वो ऑब्वियसली क्या लिखूंगा? कौन सा टर्म लिखूंगा? Tn/2 प्लस 1th टर्म लिखूंगा, जो कि कितना आ जाएगा? NCn/2 x टू दी पावर n/2 आ जाएगा। क्लियर है? इस जगह पे x टू दी पावर n/2 आ जाएगा। क्लियर? तो अभी आपको यहां से x का वैल्यू कैसे सोच करके निकालना है दोस्त। ठीक है, ये एक अच्छा क्वेश्चन हो गया। तो ये अगर ग्रेटेस्ट टर्म है तो अभी आप ग्रेटेस्ट टर्म का बेसिक लॉजिक को यूज करो कि मैं क्या बोल सकता हूं? मैं बोल सकता हूं ना Tn/2 प्लस 1th टर्म जो होगा वो उसका आगे वाले टर्म से भी बड़ा होगा, पीछे वाले टर्म से भी बड़ा होगा। इज ग्रेटर देन और इक्वल टू Tn/2 प्लस 2th टर्म एंड अगेन Tn/2 प्लस 1th टर्म इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 2n/2th टर्म। ठीक है, तो यहां से क्या निकल करके आ जाएगा? यहां से निकल करके आ जाएगा NCn/2 x टू दी पावर n/2। यहां से आ जाएगा NCn/2 प्लस 1 x टू दी पावर n/2 प्लस 1। क्लियर है? यहां से आ जाएगा NCn/2 x टू दी पावर n/2 और यहां पर आ जाएगा NCn/2 माइनस 1 x टू दी पावर n/2 माइनस 1। अब बात समझ में? क्लियर है? चलो अभी सिंप्लीफाई करो, अभी सिंप्लीफाई करो। ठीक है ना? अभी सिंप्लीफाई कर लीजिए। हाँ, तो चलिए अपन क्या लिख सकते हैं यहां से, देखिएगा जरा ध्यान से। इस चीज को मैं डिवाइड करके नीचे लिख करके चला जाता हूं तो x टू दी पावर n/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई x टू दी पावर n/2, ये x बच जाएगा, है ना? और इस चीज को मैं इधर भेज देता हूं। आ रहा है बात समझ में? क्लियर है? तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, एक प्रॉपर्टी तो आपको जरूर पता था ना, प्रॉपर्टी ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट। NCr बाई NCr माइनस 1 क्या था? n माइनस आर प्लस 1 डिवाइडेड बाई r, यही तो था, n माइनस आर प्लस 1 बाई r। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ, यहाँ पे r के तरह कौन ट्रीट कर रहा है भाई? ये वाला चीज़ r के तरह ट्रीट कर रहा है। ठीक है, तो इसको अगर मैं डिनोमिनेटर में लेकर के आ जाता हूँ, ठीक है, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? इस चीज़ को मान लो इसके नीचे लेकर के आ गया। ठीक है, तो यहाँ से कहीं ना कहीं n माइनस आर के जगह पे आ जाएगा n/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई r कौन होगा? n/2 प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ से आपका प्लस 1 माइनस 1 तो कैंसिल हो जाना है, तो x लेस देन इक्वल टू, इसको पलट के लिख दिया, ये n/2 प्लस 1 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और यहाँ से n माइनस n/2 हो जाएगा n/2 और माइनस 1 प्लस 1 तो कैंसिल हो जाएगा। सही बात? क्लियर? तो ये कहीं ना कहीं क्या आ रहा है? ये कहीं ना कहीं आपके पास आ रहा है n प्लस 2 डिवाइडेड बाई n। सिमिलरली अगर इधर से अपन सॉल्व करें तो ये कितना आ जाएगा?
एक्स टू दी पावर एन बाई टू, और इसको अगर डिवाइड कर देते तो यहाँ पे एक्स आ जाएगा, और इधर इसको भेज दीजिए। पॉजिटिव है सारे के सारे, तो कोई दिक्कत नहीं होगा बोला कहीं पे कुछ भी, ठीक है ना, सारे सारे पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं होगा कहीं पे, होना भी नहीं चाहिए। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ से अपन क्या बोल सकते हैं, देखो यहाँ से, अच्छा x के बारे में, x का पॉजिटिव नेगेटिविटी के बारे में तो कुछ बोला नहीं, तो अगर x का पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में कुछ बोला नहीं तो यहाँ पे आपको मॉड्यूलस लगाना चाहिए था। तो अगर मॉड्यूलस लगाए, बाइनोमियल कोएफिशिएंट तो पॉजिटिव ही होगा, तो अल्टीमेटली जो मॉड्यूलस बचेगा वो सिर्फ यहाँ पे बचेगा, x में बचेगा, ठीक है। तो मॉड x का वैल्यू अगर n प्लस टू बाई एन से छोटा है तो x का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, n बाई टू प्लस एन से माइनस ऑफ n बाई, ये वैल्यू हो जाएगा ऑब्वियसली, ठीक है ना, क्योंकि मॉड x अगर 5 से छोटा है तो x का वैल्यू -5 से 5 तक वेरी कर सकता है, ये आप जानते हो, बेसिक इनइक्वालिटीज में आप स्टडी किए होंगे। अभी अगर इसको नीचे लेकर के आ जाते तो अभी r का काम कौन कर रहा है, r का काम कर रहा है n बाई टू। यहाँ पर भी सिमिलरली आप मॉड्यूलस ऑपरेट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक मॉड x आ जाएगा, तो ये मॉड x जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको नीचे लेकर के आ जाएंगे तो n माइनस आर प्लस 1 डिवाइडेड बाई r, सही बात है, क्लियर है। तो ये n बाई टू प्लस 1 हो जाएगा, तो n बाई टू डिवाइडेड बाई n बाई टू प्लस 1, दैट इज मॉड x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू n डिवाइडेड बाई n प्लस 2, ठीक है। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाता है, यहाँ से x का वैल्यू आ जाता है माइनस इन्फिनिटी से n बाई एन प्लस टू का माइनस यूनियन n बाई एन प्लस टू का माइनस से कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, ये आ जाता है x का वैल्यू। अभी फाइनल आंसर जो देना है आपको वो ऑब्वियसली 1 और 2 का इंटरसेक्शन देना है। क्यों दोनों का इंटरसेक्शन हम ले रहे हैं, क्यों यूनियन नहीं ले रहे, इस चीज़ को सोचो ना, क्योंकि अगर इसको ग्रेटेस्ट टर्म होना है तो दोनों इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, तो अगर दोनों को सेटिस्फाई करना है तो ऑब्वियसली दोनों चीज का इंटरसेक्शन ही आएगा, ठीक है ना, n पॉजिटिव दिया हुआ है। चलिए, तो इस चीज को जज करते कि कौन किससे पहले आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे आपको सबसे पहले दिख रहा है माइनस ऑफ n बाई टू प्लस n, ठीक है। दैट इज, इसको अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ, इसको अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ तो नंबर 1 वाले पे आपको क्या दिख रहा है, ऐसे बोल सकते हो ना, -1 प्लस 2 बाई एन से 1 प्लस 2 बाई एन, ठीक है। और नंबर 2 पे क्या दिख रहा है, नंबर 2 पे दिख रहा है x या तो छोटा है किससे, -1 डिवाइडेड बाई एन से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो तो 1 प्लस 2 बाई एन, या फिर x बड़ा है किससे, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 बाई एन, ठीक है। तो n तो पॉजिटिव इंटीजर है, n तो पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये दोनों वैल्यू तो काफ़ी छोटे होंगे ना, -1 बाई 2 प्लस एन और ये 1 बाई 1 प्लस 2 बाई एन, ये तो 1 से भी छोटा होगा, और ये दोनों वैल्यू तो 1 से बड़ा होगा, ठीक है, 1 प्लस 2 बाई एन, और ये आ जाएगा अच्छा ये 0 से -1 के बीच में रहेगा, है ना भाई, ये अगेन आपका 0 से -1 के बीच में रहेगा, क्लियर है। तो ये अगर 0 से माइनस, अगर मैं n का वैल्यू 2 लेकर के देख लेता हूँ तो ये आ जाएगा 0, n का वैल्यू अगर 2 लेकर के देख लेते तब तो ये 0 आ जाएगा, n का वैल्यू अगर 4 लेकर के देख लेते हैं तब ये धीरे 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 -1 के नज़दीक आना स्टार्ट होगा, मतलब ये 0 से -1 के नज़दीक जाएगा। और ये वैल्यू अगर n का वैल्यू 2 ले लेते हैं, अच्छा मतलब इन दोनों में कंपेयर करना तो मुश्किल हो जाएगा भाई, इन दोनों में कंपेयर करना तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो नेगेटिव एक्स पे तो अपन बात ही नहीं कर सकते यहाँ पे, क्योंकि इन दोनों में कंपेयर करना मुश्किल हो जाएगा ना। n का वैल्यू अगर वेरी करेगा, देखो ना, n का वैल्यू अगर 2 है तो ये वाला 0 है, ये वाला उससे छोटा है। बट अगर मैं बोलूँ कि n का वैल्यू तो मेरे को, n का वैल्यू मेरे को क्या मिल रहा है भाई, मान लो n का वैल्यू 10 मान लिया अपन ने, तो -1 प्लस 1/5 -4/5 हो जाएगा ऊपर वाला, और नीचे वाला हो जाएगा 1 प्लस 1/5 6/5 हो जाएगा, दैट इज -5/6, ये आ जाएगा -5/6, ये आ जाएगा 2/10 1/5, दैट इज -4/5, ऐसे आ जाएगा। अभी दोनों में अगर कंपेयर करना है तो 6 से इधर मल्टीप्लाई कर दो और इधर 5 से मल्टीप्लाई कर दो,
तो ये -25, ये -24, कितना क्लोज जा रहा है देख रहे हो। -25 -24 अगर है तो ये बड़ा है, ये 0 के नज़दीक रहेगा, ये दूर जाएगा। और अगर थोड़ा बड़ा वैल्यू ले लेते हैं, मान लीजिए n का वैल्यू अगर अपन 20 ले लेते तो ये -1 + 2/10 2/20 -1 + 1/10 आ जाएगा, ये -9/10। और यहाँ पे अगर n का वैल्यू 20 ले लेते हैं तो 1 + 1/10 11/10 -10/11। अगर यहाँ से 11 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 99 ये 100 जा रहा है, ये 99 ये 100 जा रहा है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब यही है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब तो मेरे को यही लग रहा है कि भाई ये स्टिल छोटा है, ये छोटा है, मतलब ये वैल्यू छोटा दिख रहा है मेरे को, ये वैल्यू छोटा दिख रहा है, ये बड़ा दिख रहा है। मतलब पहले ये आएगा -1 + 2/n आएगा, और ये थोड़ा बाद में आएगा -1/1 + 2/n। ठीक है, नेगेटिव में पता नहीं क्या होगा। अभी अगर नंबर 1 इनइक्वालिटी को मैं शेड करूँ तो नंबर 1 इनइक्वालिटी तो बोल रहा है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और नंबर 2 इनइक्वालिटी क्या बोल रहा है, नंबर 2 इनइक्वालिटी बोल रहा है इसके इससे बड़ा या तो इससे छोटा। तो जो इंटरसेक्शन पार्ट आया वो ऑब्वियसली ये वाला ही पार्ट आएगा, ठीक है। तो x का जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, n/n + 2 से लेकर के दूसरा वाला क्या आएगा, n + 2 / n। ठीक है, यही आंसर आएगा, यही आंसर आएगा। बात समझ में आया ना, यही आंसर आएगा आपके लिए। ठीक है, तो बस ये एक टफ प्रॉब्लम था मेरे हिसाब से, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा टफ प्रॉब्लम था। कैलकुलेशन यहाँ पे इन्वॉल्व हुआ था, अच्छा खासा कैलकुलेशन आया, और अच्छा खासा कैलकुलेशन आने के बाद इनइक्वालिटीज़ का कंसेप्ट भी अच्छे तरीके से मर्ज हो गया, है ना। फिर पहले ग्रेटेस्ट टर्म में भी लफड़ा था, है ना, बोला गया एक लैंग्वेज को घुमा करके बोला गया कि ग्रेटेस्ट टर्म अगर ग्रेटेस्ट कॉफिशिएंट को कंटेन करता है तब क्या कहानी होगा बताओ। ठीक है, तो यहाँ से हमें सोच करके निकालना पड़ा कि अगर भाई ग्रेटेस्ट टर्म ग्रेटेस्ट कॉफिशिएंट को कंटेन करता है तो यही ग्रेटेस्ट टर्म जो है वो मिडिल टर्म की तरह ट्रीट होगा। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट टर्म जो हो जाएगा वो वही होगा जो मिडिल टर्म होगा, दैट इज NC/n/2 इंटू x⁴n/2। तो अगर ये ग्रेटेस्ट टर्म है तो वो उसका आगे पीछे दोनों टर्म से बड़ा होगा, दैट इज Tn/2 + 1th टर्म जो होगा वो Tn/2 + 2th टर्म से भी बड़ा होगा और Tn/2th टर्म से भी बड़ा होगा। तो वही थॉट अप्लाई कर दिया, इनइक्वालिटी सॉल्व किया, देन अपने पास अपना आंसर जो है वो अपने को मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे ग्रेटेस्ट टर्म के ऊपर बेस करके, जो ऑर्डिनरी लेवल में आपको नहीं मिलना। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो इसको आप अच्छे से प्रॉब्लम को समझ करके अच्छे से नोट करके रखिएगा। यहाँ पे इनइक्वालिटी का भी थोड़ा बहुत कंसेप्ट मर्ज हुआ है, बात समझ आ रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा अच्छे से, मैं इरेज कर रहा हूँ इसको, सही बात है, आप नोट कर लीजिएगा। अगर अपन बात करें अगले क्वेश्चन, देखो ये भी एक मजेदार क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला जा रहा है एल्जेब्रिकली ग्रेटेस्ट टर्म कौन होगा वो बताओ सर। आप ये बताओ कि एल्जेब्रिकली ग्रेटेस्ट कौन होगा। इतना देर तो अपन ने न्यूमेरिकल ग्रेटेस्ट टर्म की बात की है जो मैग्नीट्यूड में आता है, बट जैसे ही वो लोग एल्जेब्रिकली ग्रेटेस्ट टर्म बोलेगा तो हम फंस जाएंगे, क्योंकि उस वक्त साइन भी आ जाएगा, है ना। अगर एल्जेब्रिकली ग्रेटेस्ट टर्म का बात करें तो वो हमेशा पॉजिटिव में ही आएगा ना। अगर 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 किसी सीरीज में सारे के सारे टर्म नेगेटिव है तब ठीक है, तब जो न्यूमेरिकल ग्रेटेस्ट टर्म होगा वही एल्जेब्रिक होगा, है ना। अगर किसी एक्सपांशन में सारे के सारे टर्म पॉजिटिव है, ठीक है, तब जो ग्रेटेस्ट टर्म होगा न्यूमेरिकली वही एल्जेब्रिकली भी ग्रेटेस्ट होगा। बट अगर किसी एक्सपांशन में ऐसा हो जाए कि प्लस माइनस अल्टरनेट चल रहा है, दैट इज वो अगर एक अल्टरनेटिंग सीरीज होता है, ठीक है, प्लस माइनस ऐसे चल रहा है, या माइनस प्लस, तब तो हम फंस जाएगा ना। तब एल्जेब्रिकली ग्रेटेस्ट और न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट तो सेम नहीं होगा, हो भी सकता है सेम बट नहीं भी हो सकता है, समझ आ रहा है आपको। तब न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट जो होगा वो तो ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड में जो सबसे ज्यादा है वही होगा, बट एल्जेब्रिकली ग्रेटेस्ट जो होगा वो कौन होगा, वो हो जाएगा आपका पॉजिटिव वाले में जो सबसे बड़ा वैल्यू दे रहा है वही हो जाएगा एल्जेब्रिकली ग्रेटेस्ट टर्म। तो एल्जेब्रिकली ग्रेटेस्ट टर्म के साथ साथ आपको एल्जेब्रिकली ग्रेटेस्ट कॉफिशिएंट भी पूछ सकता है, ये एक अलग सा कंसेप्ट हो गया, है ना, जो आपको अच्छे से समझ करके रखना चाहिए। तो इसको चलिए जरा ध्यान से करते हैं, समझ आ रहा है आपको। चलिए
तो एल्जेब्रिकली ग्रेटेस्ट टर्म कैसे अपन निकालेंगे, जरा ध्यान से सोच, थॉट को क्लियर कीजिए, थॉट को क्लियर कीजिए। बहुत बच्चा आंसर कर देता है सर कुछ मत करो, डायरेक्टली आप क्या करो ना, आप न्यूमेरिकल ग्रेटेस्ट ही निकालो। तो न्यूमेरिकल ग्रेटेस्ट अगर निकाल देते हैं, ठीक है, तो हमको ये पता चल जाएगा ना कि न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट, देखो अगर न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट मान लो कोई भी टर्म इस एक्सपांशन में टोटल पावर में 9 लिखा है तो टोटल 10 टर्म्स है, ठीक है। मान लो यहाँ पे 7th टर्म जो है वो न्यूमेरिकल ग्रेटेस्ट टर्म आ गया, 7th टर्म जो है वो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म आ गया, ठीक है। तो अगर वो 7th टर्म जो है ना, अगर वो 7th टर्म जो है वो अगर पॉजिटिव वाला टर्म है, दैट इज वो प्लस के साथ अगर आ रहा है, तब तो यही एल्जेब्रिकली ग्रेटेस्ट टर्म हो जाएगा। समझ ही रहे होंगे, क्योंकि एल्जेब्रिकली तो प्लस में ही आएगा ना हमेशा, माइनस तो प्लस से हमेशा छोटा होता है, तो प्लस हमेशा माइनस से बड़ा होता है। यहाँ पे तो मैग्नीट्यूड का बात नहीं आएगा, विथ साइन देखेंगे। पहले हम न्यूमेरिकली -8 और 3 में -8 को बड़ा बोलते थे, बट अभी तो हमें 3 को बड़ा बोलना पड़ेगा क्योंकि एल्जेब्रिकली बात आ गया। समझ आ रहा है ना, क्लियर है। तो अगर हम न्यूमेरिकल ग्रेटेस्ट टर्म सर्च कर लिए और बाय डिफॉल्ट अगर ये पॉजिटिव हो गया, तब तो इसी को कमेंट कर देंगे भाई तुम भी एल्जेब्रिकली ग्रेटेस्ट टर्म हो। बट अगर ये न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म जहां पे आ रहा है वो अगर नेगेटिव वाला है, अगर वो नेगेटिव वाला टर्म है, बोले सर ये कैसे पता करेंगे? अरे पॉजिटिव नेगेटिव अल्टरनेट है, देखने से ही पता चल जाएगा। अगर ये नेगेटिव वाला टर्म है तो हमें क्या पता करना होगा? हमें ये पता करना होगा कि भाई अगर ये नेगेटिव है तो इसके पीछे वाला भी पॉजिटिव वाला टर्म होगा और इसके आगे वाला भी पॉजिटिव टर्म होगा। तो अगर ये ग्रेटेस्ट टर्म है तो ऐसे चलेगा ना कहानी, तो उसके जस्ट छोटा मैग्नीट्यूड वाला कौन होगा? आप खुद ही सोच रहे हो, ये होगा या फिर ये होगा, इन दोनों में से ही तो कोई ना कोई हो सकता है ना। और अगर ये नेगेटिव है तो ये प्लस वाला होगा, ये भी प्लस वाला टर्म होगा। तो बस हमें क्या करना है, इन दोनों में कंपैरिजन कर लेना है। इन दोनों में कंपैरिजन अगर कर लेंगे तो काम खत्म, पता चल जाएगा कि कौन एल्जेब्रिकली ग्रेटेस्ट है। क्योंकि अगर ये न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट है बट ये माइनस को कंटेन कर रहा है, तो ये प्लस को कंटेन करेगा, ये प्लस को कंटेन करेगा। अभी मान लो ये आ रहा है आपका -100, ये आ रहा है +98, ये आ रहा है +99। इधर से ये डिक्रीज हो रहा है, इधर से ये डिक्रीज हो रहा है। ऐसे ही तो होता है ना, इंक्रीज होता जाता है, यहाँ पे ग्रेटेस्ट मिलता है, फिर ये डिक्रीज होता जाता है। तो मैं एल्जेब्रिकली ग्रेटेस्ट किसको बोल दूंगा? +99 को ही तो बोल दूंगा ना एल्जेब्रिकली ग्रेटेस्ट। समझ आ रहा है ना, क्योंकि +98 और +99 में +99 बड़ा है, ठीक है। तो प्लस में पूरा एक्सपांशन में प्लस में अगर सबसे बड़ा टर्म देखूं तो वो 99 ही आएगा, और वही ऑब्वियसली एल्जेब्रिकली ग्रेटेस्ट होगा। आप सोच पा रहे होंगे। तो वही चीज है कि सर अगर इस कंसेप्ट को अपने को समझना है अच्छे से, तो ये समझना पड़ेगा कि न्यूमेरिकल ग्रेटेस्ट क्या है। न्यूमेरिकल ग्रेटेस्ट पहले निकालना ही पड़ेगा, ये मस्ट हो गया। वो निकालने के बाद ही अपन जज कर सकते। तो चलिए सबसे पहले न्यूमेरिकल ग्रेटेस्ट टर्म के बारे में सोचते हैं। क्लियर है? चलो, तो न्यूमेरिकल ग्रेटेस्ट टर्म कौन होगा जरा ध्यान से देखते हैं, ठीक है। हियर आप पहले वही k निकाल दो, कितना हो जाएगा k? 9 + 1 डिवाइडेड बाई, है ना, 1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ x की जगह पे a आएगा, a का वैल्यू 1 दिया हुआ है ना, डिवाइडेड बाई -2x आएगा, y की जगह पे x का वैल्यू 1/4 दिया हुआ है। तो ये कितना आ जाएगा? हाफ, ऊपर जाएगा तो 2, 3 10/3, तो 3.33 आ जाएगा। तो 4th टर्म हो जाएगा आपका ग्रेटेस्ट टर्म। तो ग्रेटेस्ट टर्म जो हो जाएगा वो कौन सा टर्म हो जाएगा? वो हो जाएगा T4। बात समझ में आया? तो अगर ग्रेटेस्ट टर्म T4 है तो अभी आप देखो ना कि 4th टर्म क्या होगा, प्लस वाला होगा या माइनस वाला होगा? ऑब्वियसली माइनस वाला होगा, देख के पता चल रहा है। अरे क्योंकि प्लस से स्टार्ट होगा ना, यहाँ पे 10 टर्म है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, जितने भी इवेंट टर्म्स आएंगे वो माइनस वाले ही तो होंगे ना, समझ ही आता है देख के, ठीक है। तो ये क्या होगा? ये न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होगा। ये क्या होगा? ये न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म हो जाएगा 4th टर्म। 4th टर्म हो जाएगा न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, जिसका वैल्यू अगर मैं लिखने जाऊं तो मैं क्या लिखूंगा? देख, वैल्यू अगर लिखने जाऊं तो 9c3 आएगा, a⁻9 - 3 आएगा, इंटू -2x⁻3 आएगा। बात समझ आए? तो 9c3 इंटू a कौन है? a तो 1 है, छोड़ दो, और ये आ जाएगा -½ क्यूब, -½ क्यूब, तो माइनस का क्यूब तो माइनस बाहर आ जाएगा, ½ क्यूब। तो देख यहाँ पे माइनस आ गया ना। न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट बोला था, विद मैग्नीट्यूड देके बोला था, बट अगर टर्म निकालने जाए तब तो माइनस आ गया ना। तो क्या ये एल्जेब्रिकली ग्रेटेस्ट हो सकता है? नहीं हो सकता।
तो अभी अगर एल्जेब्रिकली ग्रेटेस्ट होता है तो कौन होगा, या तो T3 होगा या तो T5 होगा, क्योंकि हमें समझ में आ गया कहानी, तो हमें समझ में आ गया कि भाई कहानी तो ऐसे चल रहा है, कहानी तो ऐसे चल रहा है, कहानी पूरा पूरा यहाँ पे ऐसे चल रहा है। U इंक्रीज हुआ, यहाँ पे ग्रेटेस्ट न्यूमेरिकली मिला, फिर U डिक्रीज हो गया, ठीक है। तो एल्जेब्रिकली ग्रेटेस्ट अगर होना है तो दो ही पॉसिबिलिटी है, T3 या फिर T5, क्योंकि अगर ये माइनस है तो ये भी प्लस वाला होगा, ये भी प्लस वाला होगा, है ना। एल्जेब्रिकली ग्रेटेस्ट अगर होना है तो कौन होगा, आइदर T3 होगा और T5 होगा। तो अभी आपको वही चीज जज करना है, ठीक है, कि कौन होगा। तो इस जगह पे आएगा एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ठीक है, कि अभी जज कैसे करोगे कौन होगा। बहुत बच्चा क्या करता है, लिख के देख लेता है। हाँ आप कर सकते हो, लिख के भी देख सकते हो, मेरे को उसमें कोई एतराज़ नहीं है, आप लिख के भी देख सकते हो। बट लिखने अगर जाओगे तो आपका वही कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएगा मेरे ख्याल से, है ना। एक मेथड अभी इन दोनों में जज करने का एक तरीका तो है आपके पास कि आप डायरेक्टली दोनों को लिख लो, है ना, और फिर आप कंपेयर कर लो, वो आप कर सकते हो। 9C3 कितना, 9C2 हो जाएगा इंटू a पावर तो छोड़ो, -2x हो जाएगा -½ है ना, तो -½ स्क्वायर दैट इज 1/4, और यहाँ पे आ जाएगा 9C4 और -½ टू द पावर 4 दैट इज 1/16। अब ये इन दोनों में कंपेयर करना चाहते हो, अब कंपेयर कर लो कि कौन बड़ा है, कंपेयर कर लो आप कौन बड़ा है, ठीक है। तो ये एक थॉट तो आपके पास ज़रूर हो सकता है, उसमें मैं कुछ कमेंट नहीं करने वाला। एक और मैं स्मार्ट अप्रोच आपको बताता हूँ कि आप ऐसे चेक कर सकते हो ना कि चलो ना सर अपन क्या करते हैं, अपन इन दोनों का ना रेशियो चेक कर लेते हैं। इन दोनों का रेशियो चेक करने के बाद अगर आंसर 1 से बड़ा आया तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा, अगर आंसर 1 से छोटा आया तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो जाएगा। ऐसे भी तो अपन सोच सकते हैं ना, बिल्कुल। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, T3/T5 कर लेंगे। अभी आप बोलोगे सर T3 T5, वही तो आपको वैल्यू लिखना पड़ेगा, आप कर क्या रहे हो, आप खुद सोच नहीं पा रहे हो, वही तो आपको वैल्यू लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ये दोनों वैल्यू। तो क्यों ना अपन डायरेक्टली कर देते, है ना, क्यों ना अपन डायरेक्टली कर देते। बात समझ में आया ना। चलो वैल्यू लिखना है तो लिखो, बट फिर भी मैं आपको समझा रहा हूं कि वैल्यू लिखने के बाद भी उतना तकलीफ नहीं होगा अगर आप अपना दिमाग लगाते हो बराबर। 1/4/1/16 तो 4 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और इस 9C2/9C4 को तू एक्सपांड ना करके ऐसे सोच सकता है ना कि यहाँ पे मैं 9C3 लगा देता हूँ और यहाँ पे भी मैं 9C3 लगा देता हूँ, आराम से सोच सकता है, बिल्कुल सोच सकता है ना। ये थॉट आपके अंदर होना चाहिए, क्यों, क्योंकि NCR/NCR-1 आप जानते हो बहुत ही आसानी से, क्लियर है बोला, समझ में आया ना। तो उसी थॉट के लिए अपन ने ये चीज़ यूज़ कर दी है फटाफट, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे 9C3/9C2 इंटू यहाँ पे भी आ गया 9C4/9C3, तो इसको कैलकुलेट करने का कोई तो ज़रूरत नहीं है ही नहीं मेरे हिसाब से, डायरेक्टली आप चेक कर लो ना यहाँ से। NCR/NCR-1 कितना हो जाएगा, n-r+1/r, और यहाँ पे आ जाएगा 9-4+1/4। बात समझ में आया। तो यहाँ से कितना आ जाएगा दोस्त, यहाँ से आ जाएगा 4 × 3 × 4 डिवाइडेड बाई 10 - 3 हो जाएगा 7 और 10 - 4 हो जाएगा 6, ठीक है, बिल्कुल। तो ये आ जाएगा 2, तो 8/7, 8 × 4 32/7। तो अगर यहाँ पे 32/7 आ रहा है जो कि 1 से बड़ा है, अगर ये 1 से बड़ा है तो ऑब्वियसली T3 T5 से क्या होगा, बड़ा होगा। दोनों के दोनों पॉजिटिव है, दोनों के दोनों पॉजिटिव है, और T3 T5 से बड़ा पता चल गया। अगर T3 T5 से बड़ा पता चल गया तो एल्जेब्रिकली ग्रेटेस्ट टर्म जो होगा वो कौन होगा, एल्जेब्रिकली ग्रेटेस्ट टर्म इज कौन होगा, थर्ड टर्म। न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट फोर्थ टर्म है और एल्जेब्रिकली ग्रेटेस्ट थर्ड टर्म है। तो आप समझ रहे होंगे कि किस तरीके से हमने यहाँ पे डिटरमाइन किए, समझ आ रहा है ना। ये एक एक्सेप्शनल कंसेप्ट हो सकता है जो अभी तक तो एग्जाम में आया नहीं, बट कभी भी आपको दिख जाएगा, और ज़्यादातर जगह पे ये मिलता भी नहीं है कंसेप्ट, ठीक है। तो ये एक एक्सेप्शनल कंसेप्ट है, ज़रूर आप समझ के रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन बन सकता है इनके ऊपर, ठीक है, क्योंकि अलजेब्रिकली ग्रेटेस्ट अगर पूछ देता है तो ये थॉट अगर क्लियर नहीं है तो मेरे हिसाब से एग्जाम के 2 मिनट के अंदर ये थॉट खुद से सोच लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कुछ बच्चों के लिए, हर सारे बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं है। और अगर पहले से पता होता है तब तो वो ज़रूर कर डालेगा, ठीक है। तो चलिए
नोट कर लीजिएगा प्रॉपरली, अपन इरेज कर रहे हैं इसको, है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोला गया है? नेक्स्ट बोला गया है आपको, नेक्स्ट पे आपको ये बोला गया है कि x का क्या वैल्यू होगा जिस वजह से 51st टर्म जो होगा इस एक्सपांशन का वो ग्रेटेस्ट होगा। सिंपल सा लॉजिक है, 51st टर्म अगर ग्रेटेस्ट है तो मॉड्यूलस ऑफ 51st टर्म जो होगा वो 50th टर्म से भी बड़ा होगा और 52nd टर्म से भी बड़ा होगा। ऑब्वियस है ना, ऑब्वियस स्टेटमेंट है, 52nd टर्म से भी बड़ा होगा। क्लियर है? चलो, तो अगर मैं बात करूं कि x प्लस वाई बराबर 1, अगर बात करूं इसका तो ये कितना हो जाएगा 100c50, है ना। x टू दी पावर 100 माइनस 50 तो 50 आ जाएगा और y टू दी पावर 50 आएगा। ये मॉड्यूलस के अंदर रख दो क्योंकि बाइनोमियल कोएफिशिएंट तो हमेशा पॉजिटिव होगा। और दूसरा वाला हो जाएगा 100c49, है ना। और यहाँ पे कितना आ जाएगा x टू दी पावर 51 इंटू वाई टू दी पावर 49। ठीक है, इधर कितना आ जाएगा 100c50 मॉड्यूलस ऑफ x टू दी पावर 50 इंटू वाई टू दी पावर 50 ग्रेटर देन इक्वल टू 100c51 मॉड्यूलस ऑफ x टू दी पावर 49 इंटू वाई टू दी पावर 51। ठीक है, तो 100c50 बाई 100c49, ठीक है। और इसको अगर डिवाइड कर देते, इधर लेकर के अगर चले जाते तो ये x बाई वाई का मॉड्यूलस आ जाएगा। सही बात है। तो यहाँ से क्या निकल करके आ रहा है NCR बाई NCR माइनस 1। ये कितना इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है देखो, ठीक है 50। और यहाँ पे y को आप क्या लिख सकते हो 1 माइनस एक्स लिख सकते हो। अभी आप ये इनइक्वालिटी सॉल्व करो यार, ये तो आपका इनइक्वालिटी का कंसेप्ट है, इसको सॉल्व करो। मॉड्यूलस इनइक्वालिटी सिंपल सा चीज़ है, इसको कैलकुलेट करके दिस वैल्यू लाइज बिटवीन दिस एंड माइनस ऑफ दिस, फिर दोनों इनइक्वालिटी सॉल्व करना पड़ेगा। लंबा चौड़ा क्वेश्चन कैलकुलेशन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं इसको इधर रख देता हूँ, है ना, तो ये मॉड्यूलस ऑफ x बाई वाई आ जाएगा। y को अपन 1 माइनस एक्स लिख सकते हैं और यहाँ पे 100 माइनस 51 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 51 ऐसे हो जाएगा। ये दोनों मॉड्यूलस इनइक्वालिटी को अपन सॉल्व करते हैं और जैसे ये सॉल्व हो जाएगा, एक काम करते हैं अपन, है ना, इसको अपन रहने देते हैं ना, इसको t मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा t ग्रेटर देन इक्वल टू क्या दिख रहा है 50 बाई 51 और यहाँ पे क्या दिख रहा है 51 बाई 50। तो यहाँ से पता चल रहा है कि t जो है वो 51 बाई 50 से छोटा है और बड़ा किससे है 50 बाई 51 से बड़ा है। तो अभी आप बीच में t को रख दीजिए, अभी आप बीच में t को रख दीजिए, तो 50 बाई 51 हो गया। तो t कौन आ जाएगा मॉड्यूलस ऑफ x अपॉन 1 माइनस एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 51 बाई 50। क्लियर है? तो ये अभी यहाँ से आप फर्दर आपको सॉल्व करना पड़ेगा, केस बनाना पड़ेगा ऑब्वियसली, है ना। एक सॉल्विंग का केस आपका ये हो जाएगा, केस नंबर 1 मान लो इसको, इसको केस नंबर 2 मान लो। फिर मॉड्यूलस मॉड ऑफ x अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 50 बाई 51 है तो x बाई 1 माइनस एक्स का वैल्यू माइनस 50 बाई 51 से प्लस 50 बाई 51। तो लंबा चौड़ा कैलकुलेशन आएगा यहाँ पे, ठीक है, जो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आप करना चाहते हो करो, अदरवाइज यहाँ से आप लिख करके रखो, क्योंकि इतना बड़ा कैलकुलेशन मेरे को लगता नहीं आएगा, काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशन यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। और अगर इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई करने की कोशिश करोगे मेरे हिसाब से, तो आपके लिए शायद थोड़ा बेहतर होगा। क्योंकि अगर मैं देखूं इतना बड़ा कैलकुलेशन अगर आ भी जाता है तो भी अपन कुछ कर नहीं सकते, करना तो पड़ेगा अपने को। तो ये टर्म न्यूमरेटर में अगर जनरेट करने का कोशिश करूँगा ना, तो अपन ऐसे सोच सकते हैं, बिल्कुल सोच सकते हैं ऐसे, क्योंकि मॉड ऑफ माइनस एक्स और मॉड ऑफ एक्स तो एक ही बात है दोस्त, उसमें तो कोई अंतर होगा भी नहीं और होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये लगभग कितना आ जाएगा 1 माइनस 1, ये चीज़ आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो क्यों ना अपन इसको p मान लेते हैं, ठीक है, इसको p मान लेते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले मॉड्यूलस को जितना इजी करोगे उतना आपके लिए फ़ायदा है ना। तो क्यों ना अपन यहाँ से मॉड ऑफ 1 माइनस पी लिख देंगे इसको, और सबसे पहले p निकालेंगे, सबसे पहले सॉल्व करके क्या निकालेंगे p निकालेंगे, और फिर 1 बाई 1 माइनस एक्स उस इंटरवल में रख के अकॉर्डिंगली सॉल्व कर लेंगे। तो अगर पहला इनइक्वालिटी अगर मैं देखूँ यहाँ पे, तो वो कितना आ जाएगा 50 बाई 51 लेस देन इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ 1 माइनस पी, है ना। और दूसरा एंड आएगा, एंड, हाँ,
क्योंकि दोनों इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करना होगा तो और नहीं आएगा, यहाँ पे एंड आएगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 51/50। तो अगर मैं मॉड को हटाऊंगा, मॉड ऑफ दिस अगर इससे बड़ा है तो 1 माइनस पी या तो इससे बड़ा होगा या तो इसका माइनस से क्या होगा, छोटा होगा, या तो इसका माइनस से क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। सिमिलरली इधर अगर मैं बात करूँ तो 1 माइनस पी डायरेक्टली -51 से 51 से 50 के अंदर रहेगा। फिर आप सारे जगह पे -1 कर दो, फिर आप माइनस से मल्टीप्लाई करके इनइक्वालिटी इंटरचेंज कर दो, फिर यहाँ से भी आप p निकाल दो अकॉर्डिंगली दोनों जगह से। तो यहाँ पे p का एक वैल्यू आएगा, यहाँ पे एक p का वैल्यू आएगा, दोनों का इंटरसेक्शन लेके p पता चल जाएगा। और फिर जो p होगा उसको 1/1 माइनस एक्स बिलोंग्स टू कर दीजिएगा वो इंटरवल, ठीक है, एंड देन अकॉर्डिंगली x सॉल्व कीजिएगा, ठीक है ना। अगर 1/1 माइनस एक्स 2 से 3 हो जाता है तो आप जानती हो ना भाई कैसे करते हैं, इसको 2 से 3 के अंदर रखोगे, फिर दोनों इनइक्वालिटी को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो काफ़ी लेंथी प्रोसेस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो वही चीज़ मैं आपको बताना चाहता था एग्जैक्टली। तो क्वेश्चन अच्छा है ना, चारों के चारों क्वेश्चन ही अच्छे क्वेश्चन है, बिल्कुल। यहाँ से आपको ग्रेटेस्ट टर्म के अलग अलग प्रकार के और भी कंसेप्ट सीखने को ज़रूर मिला, क्लियर है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इन चारों क्वेश्चन को बहुत बेहतर तरीके से आप सीखे होंगे, समझे होंगे, कंप्लीट सॉल्यूशन निकाल करके रखे होंगे। आप ये भी फील आ गया होगा कि यहाँ पे अभी तक हमने जहाँ तक पढ़ लिए बाइनोमियल थ्योरम, उस जगह पे आपको इनइक्वालिटी, लॉगरिथमिक, बेसिक मैथमेटिक्स जो है फंक्शन वाला पार्ट, उसको बहुत अच्छे से टेस्ट किया जा सकता है अलॉन्ग विद बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। एक ही क्वेश्चन में दोनों कंसेप्ट मर्ज करके आराम से पूछा जा सकता है, क्लियर है ना, जो आपको इन चारों एग्जाम्पल में दिख गया। तो चारों ही सॉलिड प्रॉब्लम था, बिल्कुल। बेशक अच्छे कैलकुलेटिव क्वेश्चन है और अच्छे क्वेश्चंस माने जाते हैं जो बिल्कुल एग्जाम का एक चॉइस हो सकता है, क्लियर है। तो जरूर इनको अच्छे से प्रॉपरली समझ के नोट्स बना के A to Z फाइनल आंसर तक निकाल करके रखिएगा, तभी जाकर के आप उस लेवल तक बेनिफिट उठा सकते हैं। चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा अगला टॉपिक और देखते हैं उसमें क्या क्या है। अच्छा, ये प्रॉब्लम जो अभी अभी मैंने आपको डिस्कस किया था, उसका एक और अप्रोच ज़रूर मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, मैं भूल गया था पहले। देखो यहाँ पे आपको बोला गया है कि 51st टर्म जो है वो अगर ग्रेटेस्ट है तो x का वैल्यू निकालना है, ठीक बात है। तो आप ये तो सोच सकते हो ना यहाँ पे दोस्त कि भाई 51st टर्म जो है वो इस एक्सपांशन का कौन सा टर्म होगा, मिडिल टर्म ही तो होगा ना। n इवन है, 100/2 + 1 टर्म इज द मिडिल टर्म, तो 51st टर्म ही तो मिडिल टर्म है, मतलब मिडिल टर्म जो है वही ग्रेटेस्ट टर्म आपको बोला जा रहा है। कंसेप्ट उससे मतलब नहीं है, उससे कुछ मतलब नहीं, मैंने बस ऑब्जर्व कराया आपको। बाकी मुद्दे का चीज़ अगर मैं आपको बताता हूँ, ज़रा ध्यान से देखिएगा। अगर मैं 51st टर्म को लिख देता हूँ तो वो टर्म क्या आएगा, वो टर्म आ जाएगा आपका 100C50 x⁻50 × y⁻50, यही आएगा ऑब्वियसली, ठीक बात है, क्लियर है। आगे अगर अपन चलते हैं तो ये आ जाएगा 100C50 x⁻y⁻50। तो अगर इस टर्म को ग्रेटेस्ट होना है, अगर इस टर्म को ग्रेटेस्ट होना है, अगर इसको ग्रेटेस्ट होना है, ठीक है, तो x और y को, x × y जो टर्म है उसको अपना मैक्सिमम वैल्यू लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो x × y मस्ट बी मैक्सिमम। तो अभी आप यहां पे क्या कर सकते हो, कैलकुलस का लॉजिक भी अपना सकते हो, ठीक है। पहले वाला तरीका ठीक है, इनइक्वालिटी सॉल्विंग लंबा हो गया, कैलकुलस भी अपना सकते हो, सीक्वेंस एंड सीरीज से भी कर सकते हो। चलिए देख लेते हैं क्या करेंगे अपन। x × y को अगर मैक्सिमम करना है तो y का वैल्यू अपन क्या लिख सकते हैं, 1 - x। तो इस फंक्शन को मैक्सिमाइज कर दो। तो अगर ये आपका fx है तो f' जो होगा फर्स्ट डेरिवेटिव वो कितना हो जाएगा, -x + 1 - x = 0। तो यहाँ से x का वैल्यू हाफ आ जाएगा और क्लियरली दिख रहा है उसी हाफ में डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा, ठीक है। फॉर ऑल x आएगा सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव, -2 आएगा, ठीक है। तो फंक्शन मैक्सिमा लेगा x = हाफ में, तो x = हाफ के लिए ये चीज मैक्सिमम वैल्यू देगा, दैट इज ग्रेटेस्ट टर्म देगा। तो x का वैल्यू हाफ आ गया, बहुत आसानी से सॉल्व हो गया, ठीक बात है। ये एक अप्रोच हो सकता था, मैं बस आपको पकड़ा के दे रहा हूँ ताकि आपको क्लिक हो जाए कि नहीं ऐसे भी सोच सकते हैं। दूसरा, आप सीक्वेंस का अप्रोच अगर जाओगे तो आपको ये पता चलेगा ना कि x और y पे अगर अपन AMGM लगा देते, क्योंकि x और y पे अपन AMGM लगा सकते क्योंकि दोनों पॉजिटिव दिया हुआ है। ऑब्वियसली पहले अगर इनइक्वालिटी वाले से आप कर रहे हो तो जो पॉजिटिव आंसर आएगा उसी को आप कंसीडर करोगे, ऐसे चलेगा काम, ठीक है। अभी x + y आपको हाफ दे रखा है तो ये हाफ आ जाएगा, बात समझ में आया ना।
तो x इंटू वाई लेस देन इक्वल टू 1/4। तो एक्स वाई का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या पता चल गया, 1/4। ठीक है, और वो कब पॉसिबल होगा, वो कब पॉसिबल होगा, सोचो ना, जब x और y क्या होगा, इक्वल होगा। क्योंकि एक्स वाई का ग्रेटेस्ट वैल्यू, अगर मैं बोलूं एक्स वाई का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1/4, तो एक्स वाई का जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है, वो कौन है, 1/4 है। तो एक्स वाई अगर 1/4 होना है तो इक्वालिटी को वैलिड होना होगा। तो AMGM इनइक्वालिटी में अगर इक्वालिटी वैलिड हो जाता है तो उसका मतलब क्या निकल करके आता है कि इक्वालिटी वैलिड कब होता है, इक्वालिटी वैलिड तभी होता है जब जिनके बीच में हम AMGM लगा रहे हैं वो नंबर ऑफ टर्म्स सारे के सारे इक्वल हो जाएगा। मतलब जितने भी टर्म्स के बीच में आप AMGM इनइक्वालिटी लगा रहे हो वो सारे के सारे इक्वल होना पड़ेगा। मतलब क्या कि x और y को इक्वल होना पड़ेगा इसको मैक्सिमम होने के लिए, और अगर x और y इक्वल होना पड़ता है तो 2x बराबर 1, तो x का वैल्यू हाफ यहां से भी निकल करके आ जाएगा, और पहले जैसे अभी इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहे थे उस जगह से भी निकल करके आएगा। क्लियर है, समझ आ रहा है ना मेरी बात। तो वही चीज सोच करके रखिएगा कि इस तरीके से भी अपन प्रॉब्लम्स को सोच सकते हैं अकॉर्डिंगली। क्लियर, चलिए तो ये अब नोट करके रख देना। आज का लेक्चर का जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो एक सीरीज स्टार्ट हो रहा है मान लो बाइनोमियल थ्योरम के अंदर ही, वो है आपका बाइनोमियल सीरीज का डिस्कशन। ये वो पार्ट मैं बता सकता हूं जहां पे, इसके बाद दो ही पार्ट बचता है बाइनोमियल थ्योरम का एप्लीकेशन, दैट इज रिमाइंडर कैलकुलेट करना, ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शन पार्ट, वो सब, और दूसरा आपका मल्टीनोमियल थ्योरम है ना, और फिर बाइनोमियल थ्योरम फॉर रैशनल इंडेक्स, वो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपन करेंगे जबकि वो सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है। तो मेन जो सबसे बड़ा पार्ट है बाइनोमियल थ्योरम का, उस पूरा चैप्टर को जो सबसे मतलब एक कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मेट दे देता है और एक लेंथ उसका इंक्रीज कर देता है, वो है आपका ये टॉपिक, सीरीज का, बाइनोमियल सीरीज का समेशन हम लोग कैसे निकालेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है ना, मतलब आप सीक्वेंशियल सीरीज चैप्टर में आप कितने सारे सीरीज को, अलग अलग प्रकार के सीरीज को डील कर लिए होंगे, बट अब की बार जो आपको सीरीज मिलने वाला है दोस्त, उस सीरीज में सिर्फ और सिर्फ क्या इन्वॉल्व होगा, दूसरे नंबर्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, बट उसमें बाइनोमियल कॉफिशिएंट तो जरूर इन्वॉल्व होगा ही होगा। बात समझ में आ रहा है। तो ऐसे जितने भी सीरीज आता है हमारे पास जहां पे बाइनोमियल कॉफिशिएंट इन्वॉल्व हो रहा होता है, उन सभी सीरीज को अपन लोग क्या बोलते हैं, बाइनोमियल सीरीज के नाम से जानते हैं। या फिर बाइनोमियल सीरीज ना बोल के आप ऐसे बोल दो, सीरीज इन्वॉल्विंग बाइनोमियल कॉफिशिएंट्स, वही मैंने हेडिंग लगाया, समेशन ऑफ सीरीज इन्वॉल्विंग बाइनोमियल कॉफिशिएंट्स। मतलब हम ऐसे सीरीज के बात करने वाले हैं जहां पे बाइनोमियल कॉफिशिएंट इन्वॉल्व हो जाएगा। बात समझ आ रहा है, हम ऐसे सीरीज का बात करने वाले हैं जहां पे बाइनोमियल सीरीज इन्वॉल्व हो जाएगा, जहां पे बाइनोमियल कॉफिशिएंट इन्वॉल्व हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, क्लियर है। चलो, ऐसे तो सीरीज निकालने का बहुत सारे टेक्निक हम सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर में देख चुके, सिग्मा नोटेशन आता है, एजीपी सीरीज आता है, डिफरेंस मेथड आता है, स्प्लिटिंग टर्म आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जनरल टर्म लिख के सिग्मा ऑपरेट करते हो, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे तरीके चीज हमारे पास आता है दोस्त सीक्वेंस एंड सीरीज में, तो हम अच्छे तरीके से सीरीज को डील करना सीख चुके उधर। बट अभी हमारे पास इस पोर्शन में वही सीरीज आएगा जो जहां पे कम से कम एक या दो बाइनोमियल कॉफिशिएंट तो आपको दिख ही जाएगा। सारे टर्म में, उस सीरीज का सारे के सारे टर्म में आपको बाइनोमियल कॉफिशिएंट दिखेगा। ऐसे सीरीज का सम कैसे निकालते हैं, उन चीज को हम इस टॉपिक में सीखने वाले, जो एक काफी लंबा टॉपिक और एक डिफिकल्ट टॉपिक आप बोल सकते हो। इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक आपको मिलेंगे उनमें से अगर मैं वेटेज के हिसाब से देखूं तो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, मेंस में भी आता है, एडवांस में भी आता है, बोर्ड्स में तो है ही नहीं ये सब। बट वेटेज तो है ही है, बट उसके बाद वैरायटी भी काफी ज्यादा है, ठीक है। तो आपको जितने भी प्रकार के वैरायटी है वो सारे वैरायटी में एक एक चीज उठा करके लेके एक्सप्लेन करके दूंगा, ताकि आपका माइंडसेट क्लियर रहे कि भाई ये सवाल आए तो ऐसे इसको सोच सकते हैं, ऐसे भी सोच सकते हैं, ऐसे भी सोच सकते हैं। जितने वैरायटीज हमारे को पता है, या फिर एक देखो अभी मेरे को जितना करा के देना चाहिए उतना मैं करा के दूंगा, ठीक है। उससे ज्यादा आपको प्रैक्टिस करके इंप्रूव करना, वो आपको मटेरियल में मिल जाएगा। बट
लेक्चर में जितने कराना चाहिए वो सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट, उससे ज्यादा बाइनोमियल सीरीज आपको कहीं पे पढ़ाया भी नहीं जाएगा, उसका आधा भी नहीं पढ़ाया जाता है कहीं पे। आप देखो तो सही बस, फिर आप 3 से 4 लेक्चर में पढ़ाऊंगा, मैं बार बार बोल के दे रहा हूं 3 से 4 लेक्चर मैं कोशिश करूंगा कि 3 लेक्चर में खत्म करने का। अगर खत्म होता है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो चौथा लेक्चर तक भी जा सकता है। ये लेक्चर नंबर 5 बन रहा है आज, 5, 6, 7, 8 तक भी जा सकता है ये बाइनोमियल सीरीज का टॉपिक, ठीक है। तो इतना डिटेल में यहां पे हम लोग बातचीत करने वाले हैं, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं ध्यान से फुल एनर्जी के साथ इसको देखिए, बोर होने से काम नहीं चलेगा, बहुत सारे वैरायटी मिलेगा आपको। तो पूरा एंटायर टॉपिक को ना मैं बेसिकली 4 टाइप्स में डिवाइड करके पढ़ाता हूं। ये टाइप 1 है, आज के लेक्चर में हम टाइप 1 ही देखने वाले, फिर टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 आपको मिलेगा। टाइप 1 में मैंने कौन कौन से पार्ट को रखा जो हम लोग बेसिकली इंस्पेक्शन की मदद से करते हैं, कि एक बाइनोमियल एक्सपांशन पकड़ लेते हैं और उनमें कुछ सोचते हैं कि सर वेरिएबल का वैल्यू क्या पुट करूं, क्या ऐड कर दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं, सोच सोच के इंस्पेक्शन कर करके कर लेते हैं, ठीक है। ऐड सब्ट्रैक्ट करके कुछ भी वैल्यू पुट करके अपन कर लेते हैं। दूसरे टाइप में मैंने उन सारे सीरीज को रखा, सीरीज इन्वॉल्विंग बाइनोमियल कोएफिशिएंट को रखा, जहां पे आपका अलग अलग देखो टाइप 1 में ना आपका कंप्लेक्स नंबर का भी, इस स्लाइड के बाद ही अगला स्लाइड जो लेके आऊंगा उसमें पूरा पूरा कंप्लेक्स नंबर का एप्लीकेशन आएगा, ठीक है। तो यहां पे लगभग ना आप देखोगे आपका 3 से 4 चैप्टर का मिक्सिंग हो रहा है, 3 से 4 चैप्टर का मिक्सिंग हो रहा है। बाइनोमियल थ्योरम तो है ही है, उसके साथ 3 से 4 चैप्टर का मिक्सिंग हो रहा है। जैसे टाइप 1 में आपको कंप्लेक्स नंबर का पूरा पूरा इंट्रोडक्शन मिल जाएगा, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है ना, आयोटा का कैलकुलेशन, डी मोइवर्स थ्योरम, ट्रिग्नोमेट्री, सब आ जाएगा टाइप 1 में। समझ आ रहा है, एकदम मजेदार चीज है, गजब का चीज है। फिर टाइप 2 में आप जाकर के देखोगे आपका कैलकुलस का स्किल जो है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, फिर आपका सिग्मा नोटेशन का आप कैसे सॉल्व करते हो, सिग्मा नोटेशन को जनरल टर्म लिख के सिग्मा लगा करके जो सॉल्व करते हो आप, वो वाला कंसेप्ट पूरा पूरा आ जाएगा। तो टाइप 2 में आप जाके देखोगे सीक्वेंशियल सीरीज और आपका कैलकुलस का पूरा पूरा इंट्रोडक्शन आपको मिल गया, पूरा एप्लीकेशन मिल जाएगा। टाइप 1 में आपको कंप्लेक्स नंबर का पूरा पूरा एप्लीकेशन मिल जाएगा। फिर टाइप 3 में जाकर के देखोगे कि ऐसे सीरीज आपके पास आ रहा है जो 2 अलग अलग बाइनोमियल कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट से सीरीज बन रहा है। जैसे मान लो NC0 इंटू NCR प्लस NC1 इंटू NCR प्लस 1 प्लस NC2 इंटू NCR प्लस 2, ऐसे कर करके 2 अलग अलग सीरीज का बाइनोमियल कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट कर करके अगर मैं एक सीरीज बना के दे देता हूं तो उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो उस जगह पे प्योर बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई किया जाएगा, प्योर बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई होगा उस जगह पे। बाकी उसके अलावा कैलकुलस वगैरह भी आप अप्लाई कर सकते हो अगर लग जाता है तो चीजें आपको सब कुछ सीख के रखना है। और टाइप 4 में मैंने रखा सीक्वेंस एंड सीरीज का ही, सीक्वेंस एंड सीरीज का आखिरी में हम एक पार्ट पढ़ते थे डबल सिग्मा बोल के, जहां पे एक से ज्यादा मल्टीपल सिग्मा अगर हमारे पास आ जाए तो हम कैसे उसको सोचते हैं, चाहे वो डिपेंडेंट केस हो या इंडिपेंडेंट केस हो, दोनों केस को अपन कैसे सोचते हैं। तो अगर उसे डबल सिग्मा में मैं बाइनोमियल कोएफिशिएंट को भी इंक्लूड करा देता हूं तो उस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे सोचेंगे, वो मैंने टाइप 4 में रखा। तो ये 4 टाइप में मैंने उसको डिस्ट्रीब्यूट करके पढ़ाता हूं। तो लंबा चलने वाला ये टॉपिक, मैं बार बार बोल रहा हूं, 3 से 4 लेक्चर तक आप पेशेंस रखिएगा, अच्छे समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है आईटीजी एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वैरायटी इसमें काफी ज्यादा है। जितने भी वैरायटीज है सब कुछ सिखा के देना मेरा काम है और सीखना भी आपका काम है। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते, टाइप 1 स्टार्ट करते हैं। देखो एक चीज मैं पहले ही आपको क्लियर कर देता हूं दोस्त, एक चीज मैं पहले ही आपको यहां पे क्लियर कर देता हूं, और वो चीज क्या है, वो चीज है कि इस जगह पे हम लोग ना NCR को CR से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। कॉम्बिनेटोरियल सिग्निफिकेंस जिसको बोलते हैं, C सफिक्स में R, ऐसे ऐसे भी उसको लिखा जा सकता है, मान लो N और R, ठीक है, ऐसे भी लिखा जा सकता है, N ऊपर R नीचे। तो ये 3 नोटेशन यूज होता है बेसिकली। तो कोई भी क्वेश्चन बार बार NCR ना लिख करके अपन CR भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है? तो इस चीज को आप समझ के चलिएगा। तो सबसे पहला टाइप जो है हमारा वो क्या है, इंस्पेक्शन की मदद से हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। चलो ये देखो, सबसे पहला पैटर्न सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट। क्या है? सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। जितने भी बाइनोमियल कोएफिशिएंट था वो क्या क्या था आप जानते हो। जनरल एक्सपांशन जो था आपका x प्लस वाई होल टू द पावर n, उसमें बाइनोमियल उसमें अगर मैं बात करूं कि उसमें अगर मैं बात करूं आपके साथ, तो आप ये सोच सकते हो ना भाई कि
बाइनोमियल कॉफिशिएंट कौन कौन था, NC0, NC1, NC2, NC3 डॉट 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 NCN, यही तो था ना। तो सम ऑफ बाइनोमियल कॉफिशिएंट कितना आ गया, 2 to the power n आ गया। सर उसको प्रूफ कैसे कर सकते हैं, बिल्कुल बहुत आसान है, ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अभी आप ऐसे कॉपी में नोट मत कर लीजिएगा, गधा तो नहीं है ना आप, इंसान है ना, तो जैसे बता रहा हूं बात को सुनिएगा। पॉइंट नंबर 1 लिखिएगा, उसके नीचे प्रूफ, पॉइंट नंबर 2 फिर प्रूफ, 3 फिर प्रूफ, ऐसे करते करते चलो। मैंने एक साथ लिखा ताकि मेरे को बार बार लिखना पड़े उसके लिए, बट आपको जैसे बताया जा रहा है आप उसी अंदाज में काम करो। तो अगर मैं बोलूं यहां पे जो की रोल प्ले करता है ना पूरा पूरा टॉपिक में, टाइप 1 2 3 4 सारे जगह पे, वो है एक्सपांशन। ये जो जनरल एक्सपांशन है ना आपका, वो बहुत काम का चीज है। अभी जनरल एक्सपांशन में आप x प्लस वाई होल टू दी पावर n भी यूज कर सकते हो, है ना। और आप चाहते हो तो, क्योंकि x प्लस वाई होल टू दी पावर n में एक जगह पे तो 1 हमें चाहिए होता है, दोनों वेरिएबल लेकर के हमें कोई फायदा खास होता नहीं है, इसीलिए मैं 1 प्लस एक्स होल टू दी पावर n और 1 माइनस एक्स होल टू दी पावर n में ही स्टिक करूंगा। ठीक है, आप 1 प्लस एक्स होल टू दी पावर n और 1 माइनस एक्स होल टू दी पावर n के मदद से ही बहुत आसानी से चीजों को कर सकते हो, है ना। x प्लस वाई होल टू दी पावर n में उसी जगह पे x का वैल्यू 1 पुट कर दोगे तो 1 प्लस एक्स होल टू दी पावर n आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम जो जनरल एक्सपांशन यूज करने वाले सारे चीज को प्रूफ करने के लिए वो कौन है, 1 प्लस एक्स होल टू दी पावर n। तो चलिए हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे वी हैव 1 प्लस एक्स होल टू दी पावर n। ठीक है, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा NC0 प्लस NC1 x प्लस NC2 एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट कहां तक जाएगा, NCN x टू दी पावर n, यहां तक पहुंचेगा। अच्छा, अभी आप बोलोगे सर मेरे को तो सिर्फ इन सब का समीशन चाहिए, तो वही ग्रेटेस्ट कॉफिशिएंट वाला लॉजिक लगा दो कि अगर सिर्फ आपको इन सब का समीशन चाहिए तो सारे वेरिएबल्स को गायब कर दो ना। अगर सारे वेरिएबल्स को गायब करना है तो ऑब्वियसली x का वैल्यू क्या पुट कर दो, 1 पुट कर दो, तो LHS में आ जाएगा 2 पावर n और RHS में आ जाएगा आपके पास सम ऑफ बाइनोमियल कॉफिशिएंट। बात समझ आ रहा है, क्लियर है। ये प्रूफ हो गया आपका नंबर 1 वाला। अभी देखो आपको नंबर 2 में क्या चाहिए, अल्टरनेटिंग सीरीज दिख रहा है, प्लस माइनस है तो बाइनोमियल कॉफिशिएंट ही, बट प्लस माइनस सम नहीं है, एक बार प्लस तो माइनस, फिर प्लस तो माइनस, ऐसे चल रहा है। तो ऑब्वियसली आप x का वैल्यू क्या डालोगे, माइनस डालोगे। अगर यहाँ पे माइनस आएगा x के जगह पे, तो जहां जहां पे x का पावर ऑड है उस जगह पे माइनस आ जाएगा, तो अल्टरनेटिंग ऑड इवन चलेगा तो इधर भी अल्टरनेटिंग प्लस माइनस चलता जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पे 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा, 0, और यहाँ पे आ जाएगा NC0 माइनस NC1 प्लस NC2 माइनस NC3, ऐसे करते 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 अंत वाले पे क्या आएगा जानते हो, -1 टू दी पावर n इंटू NCN। ठीक है, तो अभी अगर मैं ध्यान से देखूं -1 टू दी पावर n इंटू NCN, हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर मैं n का वैल्यू 2 रखूं तो सेकंड टर्म आएगा ना, सेकंड टर्म तो यहाँ पे NC, हाँ n का वैल्यू अगर 2 रखूं तो बिल्कुल सही है, 2C2 तक प्लस में आएगा, बिल्कुल सही है। अच्छा यहाँ पे n-1 आ गया, शायद ये n होगा, n। क्लियर है, -1 टू दी पावर n इंटू NCN। ठीक है, ये आपका नंबर 2 प्रूफ हो गया। क्लियर है ना, ये सब रिजल्ट, ये सब स्टैंडर्ड रिजल्ट भी है, मैं बार बार बोल रहा हूं, हाँ ये तीनों स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह यूज हो जाएगा आगे सीरीज कैलकुलेशन में, ये तीनों स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह यूज हो जाएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ क्वेश्चंस में, इनको याद भी रखना है आपको, इनको याद भी रखना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन की तरह इनको ट्रीट करना है। हाँ सॉल्व करते वक्त तो क्वेश्चन तरह समझना है आपको, बट जब आप बेसिकली उसको सॉल्व कर जाओगे तब उसको आपको याद भी रखना है। तो इसी सीरीज को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना, NC0 को C0 लिख सकता हूं, NC1 को C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट डॉट CN तक, ये कितना आ जाएगा, 2 पावर n आ जाएगा। बात समझ में आया, चलो। और दूसरा वाला आपको क्या मिल रहा है यहाँ से, C0 माइनस C1 प्लस C2 माइनस C3 प्लस डॉट डॉट -1 टू दी पावर n इंटू CN का वैल्यू 0 आ रहा है। ठीक बात है। अभी अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखो ना, 2 टाइम्स ऑफ C0, C1 कैंसिल हो जाएगा, C2 प्लस C4 ऐसे मिल जाएगा ना, और 2 पावर n प्लस 0 कितना आ जाएगा, 2 पावर n आ जाएगा।
तो यहां से C0 प्लस C2 प्लस C4 इन सब का समेशन कितना आ जाएगा 2 पावर n-1, जिसको आप हाफ सीरीज भी बोल सकते हो। ठीक है, और अगर आप सब्ट्रैक्ट कर देते हो, तो आप समझ रहे हो आपके पास ऑड वाले आ जाएंगे, C1 प्लस C3 प्लस C5, और वो भी कितना आएगा, सब्ट्रैक्ट अगर करेंगे तब भी तो 2 पावर n-0 2 पावर n रहेगा, और डिवाइडेड बाई 2 जब होगा तो 2 पावर n-1 आ जाएगा। क्लियर है? तो ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है दोस्त। जो हाफ सीरीज होता है उनका वैल्यूज कितना आता है 2 पावर n-1, और जो कंप्लीट सीरीज सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट का समीशन है वो 2 पावर n होगा, और अगर अल्टरनेट प्लस माइनस चल रहा है तो वो डेफिनेटली 0 आएगा। बात समझ आ रहा है? ठीक है ना। अभी अल्टरनेट प्लस माइनस चल के अगर n है टोटल, अगर पावर में n लिखा है एक्सपांशन का, तो 0 से पूरा n तक चलना पड़ेगा तभी 0 आएगा। यहां पे भी n तक चलना पड़ेगा। सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, याद रखना, सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। अभी अगर आप n-2 पे रुक जाते हो तब थोड़ी ना 2 पावर n आएगा। n-2 पे अगर मैं रुक जाता हूं तब तो nc(n-1) और nc(n-2) बचा रहेगा ना, वो तो 2 पावर n नहीं आएगा, तब तो वो 2 पावर n माइनस nc(n-1) माइनस nc(n-2) हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? ऐसे चलेगा। ठीक है, बात समझ में आया? क्लियर है? चलो चलिए तो देखते हैं कुछ एग्जांपल्स मैंने यहां पे लिख दिया। ये हो गया प्रूफ, आप इसको नोट कर लीजिएगा। बड़ा सिंपल और फ्लैट प्रूफ है, 1 प्लस एक्स होल पावर n का एक्सपांशन से आराम से प्रूफ हो गया। ठीक है, तो इसी को आप नोट करके रख दीजिएगा। अपन आगे बात करते हैं, आगे की कहानी देखते हैं क्या क्या बताया जा रहा है। चलो, यहां पे बोला जा रहा है, एग्जाम्पल को जरा ध्यान से देखिएगा। n+1 C0, n+1 C1, n+1 C2, n+1 C n+1। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि सर ये सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट आपको क्या आंसर देगा, तो आप डायरेक्टली क्या बोलोगे कि भाई ये तो मेरे को लग रहा है कि ये कौन सा एक्सपांशन से आया होगा, 1 प्लस एक्स होल पावर n नहीं, n+1 का एक्सपांशन से आया होगा। तो यहाँ पे कितने टर्म्स होंगे, n+2 टर्म्स होंगे, और सारे के सारे टर्म आया है। देखो 0 से स्टार्ट हुआ है और n+1 तक, 1 से n+1 तक ही कितना टर्म हो जाता है, n+1 टर्म होता है, एक और टर्म तो n+2 टर्म, सारे के सारे आया। तो ऑब्वियसली आंसर क्या होगा, 2 टू द पावर द नेट पावर। 2 के पावर में क्या आ जाएगा, जो एक्सपांशन का नेट पावर है, मतलब यहाँ पे जो ऊपर वाले कॉमन चीज आपको दिख रहा है वही 2 के पावर में आ जाएगा। क्लियर? बात समझ में आ रहा है? ठीक बात है। चलो, अभी अगर मान लो आपको ऐसे पूछा जाता, आपको यही सीरीज अगर मैं ऐसे पूछ देता, ठीक है, n+1 C n-1 तक, तब भी क्या आप 2 पावर n+1 आंसर दे देते? अरे नहीं ना भाई, ये कंप्लीट कहां हुआ, ये कंप्लीट कहां हुआ। अगर इसके साथ n+1 C n-1 के बाद n आएगा और n+1 C n+1, अगर यहां तक पूरा पहुंचता तब जाके इसका आंसर 2 पावर n+1 आता। तो एज यहां तक पूरा नहीं पहुंचा, आपको सिर्फ इसका वैल्यू पूछा है, तो ऑब्वियसली इन दोनों को आप उधर भेज दो ना, सब्ट्रैक्ट करके, काम खत्म। उधर आप सब्ट्रैक्ट करके भेज दो तो आपके पास इसका आंसर आपको मिल गया। बात समझ में आ रहा है ना? तो इस तरीके से आपको बीच में से कोई भी टुकड़ा उठा के भी पूछा जा सकता है, टुकड़ों में भी सवाल आ सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी अगर मैं बात करूं इसका, यहां पे आपको दिख रहा है 0 है, 2 है, 4 है, मतलब इसके तरह C0 C2 C4 उसके तरह। ठीक है ना? तो उसके तरह अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा आंसर, दिस डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, है ना, क्योंकि 2 टू द पावर n डिवाइडेड बाई 2 ही तो हुआ ना। तो इसको आप 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 पावर n आ जाएगा। समझ रहे हो आप क्वेश्चन को पूरा पूरा? ठीक है, चलिए यहां पे आपको बोला जा रहा है क्या, 2 पावर n-, मतलब अगर यहाँ पे n-1, देखो ना इस क्वेश्चन में, अगर n-1 C0, n-1 C1, n-1 C2 पूरा कंटिन्यूएशन में अगर चलता n-1 C n-1 तक, तो आंसर क्या आता, 2 के पावर में नेट जो भी है आपका n-1 वो आ जाता, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे कौन है, n-1, होल पावर एक्सपांशन का कौन होगा, n-1 वही आएगा। बट एज आपको यहाँ पे बीच में से देखोगे ये टर्म इवन टर्म्स मिसिंग है। अगर इवन टर्म्स मिसिंग है तो सारे ऑड टर्म्स के अगर मतलब 1, 3, 5 ये सब का अगर समेशन आपका पूछ रखा है तो ऑब्वियसली ये चीज 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 से डिवाइड हो जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा, 2 पावर n-2। क्लियर है क्या? समझ आ रहा है? सिंपल चीज है।
इनिशियली सिंपल लगता है, आप समझ करके देखो आराम से, बहुत ही आसान है, ठीक है। सिमिलरली इसका अगर मैं बात करूं, अगर कंप्लीट सीरीज लिखा हुआ रहता 20C0, 20C1, 20C2 ऑनवर्ड्स अगर लिखा रहता 20C20 तक, तो ये 2 पावर 20 आता, बट एज ये हाफ सीरीज है तो डिवाइडेड बाई 2 हो गया, तो 2 पावर 19 हो गया। समझ में आया ना। चलो यहां पे आपको क्या दिख रहा है, यहां पे आपको दिख रहा है अगेन वही चीज है ना, अगर कंप्लीट होता तो 2 पावर 15 होता, बट एज ये हाफ है तो 2 पावर 15 बाई 2 क्या हो जाएगा, 2 पावर 14 हो जाएगा। समझ गए आप बात, क्लियर है। चलिए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस पर चलते हैं, ठीक है ना। तो जो भी मैंने समझाया बहुत ही अच्छे से आप एक एक चीज कॉपी में अच्छे से नोट करके रखो, है ना, और समझने का प्रयास करो, समझने का दोस्त प्रयास करो। बात समझ आ रहा है, क्लियर है। चलिए नंबर 1 क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन मैंने तो जनरली n दे करके पिक कर लिया, है ना। आपका एग्जाम में n ना आकर के यहाँ पे n का कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू दे करके भी दे सकता है, तब आप घबराइएगा मत। अगर मैं मान लो n का वैल्यू 12 दे करके दे देता हूँ, 1/1 फैक्टोरियल इंटू 11 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल प्लस 1/5 फैक्टोरियल इंटू 12 - 5 7 फैक्टोरियल, ऐसे अगर मैं दे देता हूँ एक सीरीज बना के, तो घबराना मत, आपको करना आना चाहिए, लॉजिक में बता के दे रहा हूँ, ठीक है। चाहे आप ऊपर वाला करो या नीचे वाला करो, लॉजिक सेम है। क्या करोगे आप देखो जरा ध्यान से, 1/1 फैक्टोरियल इंटू n-1 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल इंटू n-3 का फैक्टोरियल प्लस 1/5 फैक्टोरियल इंटू n-5 का फैक्टोरियल, एंड सो ऑन चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अभी आप ध्यान से एक चीज गौर से ऑब्जर्व करो कि काश सर इस चीज में ऊपर n फैक्टोरियल होता, तब तो ये NC3 का फॉर्मूला लिखा हुआ था ना, यही ऑब्जर्वेशन बस चाहिए यहाँ पे। तो आप क्या करोगे, बाहर n फैक्टोरियल लगा दोगे और अंदर n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दोगे सारे के सारे टर्म को। तो ये तो कुछ दिख रहा है ना, किसी का फॉर्मूला लिखा गया है, ये सारे के सारे टर्म किसी ना किसी पर्टिकुलर फॉर्मूला में कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो ये कितना हो जाएगा, 1/n फैक्टोरियल, ये कितना आएगा NC1, ये आ जाएगा NC3, ये आ जाएगा NC5 प्लस डॉट डॉट डॉट। ये क्या है, हाफ सीरीज है। अगर कंप्लीट होता तो आंसर 2 पावर n होता, एज ये हाफ है तो आंसर 2 पावर n-1 डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल। ये देखो ये वाला पार्ट यूज हो गया यहाँ पे। बात समझ में आया ना, क्लियर है। सिमिलरली अगर आप सेकंड वाला करोगे तो भी आंसर यही आएगा, बट उस वक्त ये वाला सीरीज यूज हो जाएगा। क्लियर है, समझ आ रहा है ना, है ना। तो वही चीज आपको समझना है दोस्त, ठीक है। तो अच्छे से नोट कर लीजिएगा। नंबर 1 मैंने तो एक पार्ट किया, आप दोनों पार्ट करके अच्छे से कंप्लीट नोट करके रख दीजिएगा, ठीक बात है। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्त। नंबर 2 में क्या बोला जा रहा है देखते चलिए। नंबर 2 में क्या बोला जा रहा है देखते जरा ध्यान से। सिग्मा 20C k, और k का वैल्यू कहां से कहां तक, 0 से लेकर 10 तक। k का वैल्यू कहां से कहां तक, 0 से लेकर के 10 तक, ठीक बात है। तो अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो ये कितना आएगा, 20C0, 20C1, 20C2, ऐसे करते करते 20C10 तक आएगा। बात समझ में आ रहा है, 20C10 तक आएगा, ये आपको निकालना है। अभी मैं आपको बोल रहा हूं भाई कि ये तो बड़ा अजीब सा चीज दिख रहा है, ये ना हाफ सीरीज ये तो हाफ तो दिख रहा है कि भाई 20C, हम तो अभी तक जो भी स्टडी कर रहे थे वो क्या स्टडी कर रहे थे, 20C0 से 20C20 तक दे दे, आंसर 2 पावर 20 हो जाएगा। अगर बीच में से ऑड ऑड दे दे तो आंसर 2 पावर 19 हो जाएगा, और अगर बीच में से इवन इवन दे दे तो 2 पावर 20। तो हाफ सीरीज अपन डील तो कर चुके, बट बीच में से एक एक टर्म गायब करके हाफ। बट अभी यहां पे जो दिया है, यहां पे कंसेक्यूटिव फर्स्ट 11 टर्म दे दिया आपको, ठीक है। तो उसको कैसे सोचेंगे, ये भी समझ में आना चाहिए। तो ये एक अलग सा पैटर्न आपको मिला, ठीक है। हर एक थॉट को सीखने का कोशिश करो और दिमाग में लॉक करना पड़ेगा, तभी जाकर के ये क्लिक करेगा। और लॉक करने के लिए पहले कॉपी में लॉक करना पड़ेगा, पहले बता रहे, क्योंकि दिमाग में डायरेक्टली लॉक किसी का नहीं होता है। पहले लिख के कॉपी में लॉक करो, देन उसके बाद आप रीड करते करते दिमाग पे अपना आप ही लॉक हो जाएगा। क्लियर है, चलो। तो यहां से मैं सोच सकता हूं कि भाई मेरे को जो चीज पता है, क्यों ना मैं उसी जगह पे चला जाता हूं। बिल्कुल आप जा सकते हो उसी जगह पे, बेशक कोई दिक्कत नहीं, बोला आप उस जगह पे पहुंच जाओ। आपके पास जो चीज है, आपके पास क्या है, 20C0 प्लस 20C1 प्लस 20C2 प्लस
ऐसे करते जाएंगे। तो यहाँ पे कितना टर्म आएगा 20c 0 से 20c 20 तक 21 टर्म आएगा। तो 10 10 और बीच में से 1, तो मिडिल टर्म जो होगा वो कौन होगा 20/2 10 + 1 11 नंबर टर्म जो होगा वो मिडिल टर्म होगा, क्योंकि n का वैल्यू यहाँ पे इवन है। ठीक है, तो 11 नंबर टर्म कौन आएगा 0 से 9 तक 10 हो जाएगा, 20c 9 तक पहुंच जाते, ये आ जाएगा मिडिल टर्म, ये वाला हो जाएगा 11 नंबर। 0 से 9 तक 10 हो गया, ये हो गया 11 नंबर। फिर 20c 11 से लेकर के 20c 12 ऐसे करते करते 20c 20 तक पहुंच जाओ, और इस पूरा सीरीज का समेशन अपने को पता है कितना होता है 2 to the power 20। यहां पे कितना लिखा है 20। चलो ये आपको पता है। अभी आप अपना दिमाग लगा सकते हो ना। क्यों सर, कैसे दिमाग? सर हमें तो ये पता है ना NC(n-r) और NC(r) इक्वल होता है। मैं बोलूंगा बिल्कुल सही, आप बोलोगे अच्छा समझ गए, आप ये बोलने वाले हो कि ये तो इसके सेम होगा, फिर उसके पहले वाला तो इसके इक्वल होगा। अच्छा, तो ये वाला इसके पहले वाले के इक्वल होगा, और 20c 11 को मैं 20c 9 लिख सकता हूं। मतलब 20c 10 के बाद जितने भी टर्म्स आ रहा है उनको मैं यही इसी पे तो कन्वर्ट कर दूंगा ना। तो ये मैं क्या लिख सकता हूं, ट्वाइस हो जाएगा ना, ये सारे के सारे ट्वाइस हो जाएगा ऑब्वियसली। कहां से कहां तक 20c 9 तक, और बगल में आपके पास कितना बच गया, मिडिल टर्म जो था वो बच गया। अब इस सिग्मा पे तो आपको 20c 10 भी इंक्लूड करना है, ठीक है ना। तो 20c 10 को इंक्लूड करने के लिए आप क्या कर सकते हो, इसको अगर इस ब्रैकेट के अंदर आपको घुसाना है तो अपन यहां से क्या कर सकते हैं, अपन यहां पे क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ एक और 20c 10 को ऐड कर सकते हैं ना भाई, कर सकते नहीं कर सकते, दोनों तरफ एक 20c 10 को ऐड कर देते ना, तो यहां पे LHS में ट्वाइस ऑफ 20c 10 आ जाएगा, तो 2 कॉमन चला जाएगा, तो ये 20c 10 आ गया। क्लियर है? तो इसका जो समेशन है वो क्या निकल करके आ गया दोस्त, इसका समेशन जो है वही तो है ना तेरा सिग्मा 20c k है ना, k का वैल्यू 0 से लेकर के 10 तक। ठीक है, तो इसका जो समेशन है वो क्या निकल करके आ गया, उसको इस फॉर्मेट में लिख सकता है, और 2 से डिवाइड कर दे, दैट इज हाफ ऑफ 20c 10 प्लस 2 to the power 19। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो क्या सर ऑप्शन में इसी तरीके से आंसर दिया हुआ रहेगा? जी बिल्कुल, ऑप्शन में इसी प्रकार से आंसर दिया हुआ रहेगा। आपको इस चीज को कैलकुलेट करने का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इसको कैलकुलेट करने बैठ जाओगे तो खत्म, और जो बड़ा सा डिजिट आएगा वो जगह भी नहीं होगा। समझ आ रहा है? क्लियर है? तो यहाँ पे आपको एक और मेजर्ड थॉट सीखने को मिला इस लॉजिक के ऊपर बेस करके। ठीक है, समझ में आया? अलग अलग प्रकार के सीरीज इन्वॉल्विंग बाइनोमियल कोएफिशिएंट को आपको कैसे सम करके आंसर निकालना है उसको सिखाया जा रहा है। तो जितने भी यहाँ पे बहुत सारे थॉट आपको सिखाया जाएगा, जितने भी थॉट मिलता है आपको स्टोर करके रखना आपका काम है। बार बार बता रहा हूँ, बताना हमारा काम है, स्टोर करना आपका काम है। और दोनों जब मैच हो जाएगा तभी जाके रिजल्ट निकल आएगा, ऐसे रिजल्ट नहीं निकलेगा। समझ आ रहा है ना? क्लियर है? तो इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से। अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्या बोला जा रहा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में, इफ द सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट हाफ टर्म्स इन द एक्सपांशन ऑफ x + y होल टू द पावर n इज 256। भाई फर्स्ट हाफ टर्म्स कौन है? इस एक्सपांशन का फर्स्ट हाफ टर्म्स का समेशन क्या है? सम ऑफ फर्स्ट हाफ टर्म्स। ठीक है, ऑब्वियसली कितना दिया गया है 256। अगर फर्स्ट हाफ टर्म्स का बात कर रहा है तो ऑब्वियसली आपका नंबर ऑफ n का वैल्यू यहाँ पे ऑड ही होगा और नंबर ऑफ टर्म्स इवन ही होगा पूरा एक्सपांशन में। तो फर्स्ट हाफ टर्म्स का जो समेशन है वो अपन क्या बोल सकते हैं? ऑब्वियसली क्या होगा फर्स्ट हाफ टर्म्स, आप खुद सोचो ना क्या आएगा आंसर। जैसे अगर मैं 20c 0 मान लो, n का वैल्यू ऑड मान लेते तो मान लो 19c 0 से लेकर के 19c 1 ऐसे करते करते 19c 19। ठीक है, तो यहाँ पे 19c 0 से लेकर के अगर मैं यहाँ पे चला जाता मान लो 19c 8 तक, और फिर 19c 9 से मैं लेकर के चला जाता 19c 19 तक। सही बात है ना? सॉरी 9 तक जाना चाहिए था, 9 तक जाना चाहिए था, और यहाँ पे 10 से। तो देखो 19c 10 और 19c 9 इक्वल है, 19c 19 और 19c 0 इक्वल है। मतलब फर्स्ट हाफ टर्म्स मतलब आपको इनका समेशन पूछा है। समझ में आ रहा है ना? फर्स्ट हाफ टर्म्स मतलब क्या, इनका समेशन आपको पूछा है। तो ये सारे के सारे तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा ना, लास्ट हाफ टर्म्स या फर्स्ट हाफ टर्म्स हो,
दोनों का समेशन तो इक्वल ही होगा ना यार। एग्जैक्टली अगर फर्स्ट हाफ टर्म्स और लास्ट हाफ टर्म्स का बात अगर करते हैं तो हाफ हाफ कब मिलेगा? जब नंबर ऑफ टर्म्स इवन रहेगा। नंबर ऑफ टर्म्स इवन तभी रहेगा जब n ऑड रहेगा, और आंसर में भी देखोगे n ऑड ही आएगा। ठीक है, तो यही होगा फर्स्ट हाफ टर्म्स और यही होगा लास्ट हाफ टर्म्स। तो ये पूरा चीज का आंसर 2 to the power 19 होता है। ठीक है, तो ये पूरा तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ फर्स्ट हाफ टर्म्स, ट्वाइस ऑफ सम ऑफ फर्स्ट हाफ टर्म्स, ठीक है, इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सम ऑफ लास्ट हाफ टर्म्स, लास्ट हाफ टर्म्स। ठीक है, इक्वल टू 2 power 19, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा तो ये 2 power 18 आ जाएगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे फॉर्मूला क्या चलेगा? यहाँ पे भी तो फॉर्मूला 2 power n डिवाइडेड बाई 2 ही तो चलेगा ना। तो फर्स्ट हाफ टर्म्स बोले या लास्ट हाफ टर्म्स बोले, फॉर्मूला चलेगा 2 power n minus 1। ठीक है, फर्स्ट हाफ टर्म्स लास्ट हाफ टर्म्स जो यहाँ पे आया था उसके बराबर है। ये वाला जो हाफ टर्म्स आया उनके बराबर नहीं है, क्योंकि ये फर्स्ट हाफ टर्म्स नहीं है, ये तो बीच बीच में से ऑड सारे टर्म्स आया और ये इवन सारे टर्म्स आया। समझ रहे हो ना? तो इनका आंसर भले सेम हो सकता है बट इनका लॉजिक में अंतर है। ये हाफ टर्म्स आइडेंटिकल है, बट ये हाफ टर्म्स कुछ दूसरा मीन कर रहा है। ये फर्स्ट कंसेक्यूटिव हाफ टर्म्स का बात कर रहा है और वो गैप दे करके हाफ टर्म्स कंटेन कर रहा है। ठीक है ना, क्लियर है? तो ये 2 power n minus 1 आ जाएगा, 2 power 56 8 आ जाएगा, तो n का वैल्यू यहां से क्या हो गया? 9 हो गया। अगर n का वैल्यू 9 हो गया तो आपको क्या निकालना है? ग्रेटेस्ट कॉफिशिएंट निकालना है इस एक्सपांशन में। तो ग्रेटेस्ट कॉफिशिएंट कितना हो जाएगा? जो n का वैल्यू तो आपको ऑड मिल गया, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो ग्रेटेस्ट कॉफिशिएंट मतलब ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कॉफिशिएंट का बात कर रहा है, xy को 1 1 डाल दो। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कॉफिशिएंट कहां पे मिलेगा आपको? समझ पा रहे हो क्या? न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म तो यहाँ पे निकाल नहीं सकते अपन, एनजीसी का जो वैल्यू होगा यहाँ पे, है ना, एनजीसी का जो वैल्यू होगा वही मैक्सिमम बाइनोमियल कॉफिशिएंट का वैल्यू होगा इस जगह पे, क्योंकि यहाँ पे एक्स और वाई दोनों जगह पे अपन 1 1 यूज करेंगे। तो बचेगा जो वो सिर्फ बाइनोमियल कॉफिशिएंट ही बचेगा। तो कौन हो जाएगा? अगर एन आपका ऑड है तो क्या आ जाएगा? एन सी n माइनस 1/2 भी आ सकता है, और वही चीज एन सी एन प्लस 1/2 के भी इक्वल हो जाएगा। तो मैक्सिमम बाइनोमियल कॉफिशिएंट जो निकलेगा वो कितना निकलेगा? मैक्सिमम बाइनोमियल कॉफिशिएंट जो भी निकलेगा वो कितना निकलेगा? या तो वो 9c4 होगा या तो वो 9c5 होगा, दोनों के दोनों सेम ही होगा। क्लियर है? आ रहा है बात समझ में? क्लियर है ना? तो इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन पूरा पूछा गया है। ठीक है, पहले आपको बाइनोमियल सीरीज का कंसेप्ट यूज किया है एंड देन उसी जगह से आपको ग्रेटेस्ट कॉफिशिएंट भी पूछ लिया उन्होंने। तो इस जगह पे जरूरी नहीं है हर जगह पे न्यूमेरिकल ग्रेटेस्ट कॉफिशिएंट और ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कॉफिशिएंट सेम हो जाता है। अगर यहाँ पे ट्वाइस वाई आ जाता तो गड़बड़ हो जाता है दोस्त। ठीक है ना, क्योंकि तब तो 2 पावर का भी कोई कॉफिशिएंट आ जाता ना, तो तब ग्रेटेस्ट होता या नहीं होता वो तो जरूरी नहीं है। बट इस जगह पे अगर मैं न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कॉफिशिएंट निकालने को जाऊं तब भी एक्स वाई 1 1 ही रखूंगा, तब जो कॉफिशिएंट बचेगा वो सिर्फ एनसीआर टाइप में ही बचेगा, बाइनोमियल कॉफिशिएंट। तो ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कॉफिशिएंट जो होगा वही हो जाएगा आपका ग्रेटेस्ट कॉफिशिएंट इस केस में। बट हमेशा ऐसा होगा ऐसा जरूरी नहीं है। बट अगर सिर्फ यहाँ पे एक्स वाई रहता या फिर 1 और x रहता, 1 और y रहता, तब तो ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कॉफिशिएंट जो है वही न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कॉफिशिएंट ही हो जाता है, क्योंकि बचेगा कॉफिशिएंट में जो भी चीज बचेगा वो सिर्फ एनसीआर के फॉर्मेट में ही बचेगा। क्लियर है? समझ आ रहा है? तो मेरे हिसाब से मैंने आपको सफिशिएंट चीज एक्सप्लेन कर दी। अभी हम कॉम्प्लेक्स नंबर के एप्लीकेशन के वेज जो भी कुछ प्रॉब्लम्स है, सीरीज है, उनको सोचने समझने का प्रयास करते और चलिए देखते उस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है। तो चलिए देखते हैं अभी और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं सीरीज इन्वॉल्विंग बाइनोमियल कॉफिशिएंट्स के ऊपर, और उस जगह पे खास करके हमारा जो मेन थॉट यूज होगा वो होगा कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देखो, आपको पहले C0 प्लस C1 प्लस C2 प्लस डॉट 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 आप सीखे थे, फिर अल्टरनेट भी आप सीखे थे, है ना, C0 माइनस C1 प्लस C2, ये सब भी आप सीख लिए थे ऑलरेडी। उसके बाद आपने क्या सीखे? उसके बाद बेसिकली आपने ये भी सीख चुके हैं ऑलरेडी कि C0 प्लस C2 प्लस C4 वो सब क्या होगा। फिर अपन ये भी सीख चुके कि C1 प्लस C3 प्लस C5 ये सब क्या होगा। ये 4 ऑलरेडी हमें पता है। बट अब की बार आपको दे दिया C0 माइनस C2 प्लस C4, मतलब हाफ सीरीज में अल्टरनेट कर दिया। तो उस जगह पे अपन कैसे सोचेंगे? चलिए स्टार्ट करते। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते, देखते प्रॉब्लम को, बहुत अच्छे से चीजें क्लियर होता जाएगा। चलिए देखते।
अपने को जो सीरीज पता है वही सीरीज अपन यूज करने वाले, दैट इज 1 प्लस एक्स होल टू द पावर n। ठीक है, इसमें हमें क्या पता है, इसका एक्सपांशन nc0 प्लस nc1 इंटू एक्स प्लस nc2 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस nc3 इंटू एक्स क्यूब एंड सो ऑन चलता जाएगा ncn x टू दी पावर n तक। ठीक है, अच्छा अभी अगर देखो, अभी अगर आपको C0 प्लस C2 C0 के साथ चाहिए आपको माइनस C2। अच्छा, तो यहां पे आपको अगर माइनस लाना है तो आपको क्या पुट करना पड़ेगा, आप खुद एक बार सोचो ना, क्या पुट करना पड़ेगा। ऑब्वियसली एक्स स्क्वायर का वैल्यू -1 लाने के लिए आप जानते ही हो एक्स को आपको क्या रखना पड़ेगा, इमेजिनरी क्वांटिटी, दैट इज एक्स को आयोटा पुट करना पड़ेगा। अगर आप एक्स को आयोटा पुट करते हो तो ये 1 प्लस आयोटा होल टू दी पावर n हो जाता है। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा, C1 आयोटा माइनस C2 माइनस ये बन जाएगा माइनस C3 आयोटा एंड सो ऑन चलता जाएगा अप टू Cn आयोटा टू दी पावर n तक। तो मेरे को जहां तक समझ आता है कि ये जितने भी रियल पार्ट्स है उनको अगर मैं सेपरेट कर देता हूं तो रियल पार्ट का एक ग्रुप बन जाएगा कुछ इस तरीके से, और फिर बाकी सारे इमेजिनरी क्वांटिटी से अगर मैं आयोटा कॉमन ले लेता हूं तो वो आ जाएगा C1 माइनस C3 प्लस C5, इस तरीके से ग्रुप बन जाएगा। क्लियर है, बात समझ आ रहा है। और अभी बस हमारा काम क्या बाकी है कि इस चीज को मैं रियल और इमेजिनरी पार्ट में कन्वर्ट कर दूं। तो इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट में कन्वर्ट करना हम कहां पे सीखते हैं, वो चीज हम कॉम्प्लेक्स नंबर में डी मॉइवर्स थ्योरम पे स्टडी किए थे। याद होगा आपको, कॉम्प्लेक्स नंबर डी मॉइवर्स थ्योरम में पढ़ाया गया था। वैसे के लिए यहां पे हम करेंगे क्या, इसको जरा ध्यान से देखिएगा, है ना। 1 प्लस आयोटा को हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, दैट इज अपन ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, √2 इंटू 1/√2 प्लस आयोटा बाई √2, डेफिनेटली। ठीक है, तो अभी √2 पावर n अगर मैं बाहर निकाल देता हूं तो ये 2 पावर n/2 आ जाएगा। ठीक है, और 1/√2 यहां पे कितना हो जाएगा आपका, cos π/4 प्लस आयोटा बाई √2 कितना हो जाएगा, आयोटा साइन π/4। ठीक है, और इसके होल पावर में n रहेगा। ठीक है ना, तो ये बेसिकली क्या हो गया, देखो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल पावर n, डी मॉइवर्स का फॉर्मेट बन गया। तो ये n बाहर आ जाएगा, सॉरी अंदर आ जाएगा, दैट इज ये बन जाएगा n π/4 प्लस आयोटा साइन n π/4। क्लियर है, ये डी मॉइवर्स थ्योरम का एप्लीकेशन हो गया। तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट पूरा पूरा यहाँ पे आपको मिल गया। 2 पावर n/2 cos n π/4 इज योर रियल पार्ट प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ 2 पावर n/2 साइन ऑफ n π/4 इज योर इमेजिनरी पार्ट। आया बात समझ में। तो अभी अगर मैं इस चीज को इसके साथ इक्वेट करूं तो आप क्लियरली बोल सकते हो कि ये देखो सर, इस चीज का वैल्यू तो आपको पूरा पूरा मिल गया ये वाला, और इस चीज का वैल्यू आपको पूरा पूरा मिल गया ये वाला। तो कहीं ना कहीं मैं C0 माइनस C2 इसका वैल्यू आराम से निकाल दिया, निकल गया ना यहां से। इसका आंसर आ गया 2 पावर n/2 cos n π/4। यहाँ पे n क्या है, n है आपका उस होल एक्सपांशन का जो पावर होगा, n होगा होल पावर जो n है ना, वही हो जाएगा आपका n। ठीक है, दैट इज नंबर ऑफ टर्म्स। अगर यहाँ पे n को मैं क्लासीफाई करने कुछ मतलब n का डेफिनेशन में बोलूँ तो n हो जाएगा नंबर ऑफ टर्म्स जितना रहेगा उस एक्सपांशन में, उससे 1 माइनस कर दो। ठीक है, तो आपको ये चीज पता चल जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे ज्यादातर क्वेश्चन में मैंने लिखा नहीं, क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ रहता है कि इफ 1 प्लस एक्स होल पावर n इज इक्वल टू दिस, देन आपको ये सारे वैल्यूज डिटरमाइन करना है। ठीक है, तो n ऑब्वियसली पूरा पूरा क्लियर रहता है कि n यहाँ पे है क्या। ठीक है, मैंने डायरेक्टली क्वेश्चंस को पिक कर लिया, बट वैसे क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है कि 1 प्लस एक्स होल पावर n अगर ये है तभी जाकर के आपको इन सब का वैल्यूज निकालना है। ठीक है, जैसे अगले वाले क्वेश्चन में देखो ट्राइनोमियल वाले पे दिया गया है ऑलरेडी, समझ रहे हो ना आप, वही चीज है। सिमिलरली अगर मैं इसका बात करूं तो ये आ गया C1 माइनस C3 प्लस C5 माइनस डॉट डॉट डॉट, तो ये कितना आ जाएगा 2 पावर n/2 इंटू साइन ऑफ n π/4। ठीक है ना, साइन ऑफ n π/4। बात समझ में आ रहा है, क्लियर है। चलिए ठीक बात है, हो गया यहां तक, है ना। चलो
तो ये है आपका बाइनोमियल सीरीज का एप्लीकेशन। कॉम्प्लेक्स नंबर के मदद से आप किस तरीके से सॉल्व कर रहे हो वही आपको यहाँ पे सीखने को मिलता है। ऐसा मत समझिएगा कि यहाँ पे अगर 3 टर्म तक रुक जाता है तो n का वैल्यू 3 हो जाएगा, है ना, क्योंकि देखो अगर यहाँ तक रुक गया, अगर C5 में आके वो खत्म हो गया तो n का वैल्यू तो 6 हो जाएगा ना यहाँ पे, क्योंकि 6 टर्म जब होगा तभी तो C का वैल्यू C5 में आके वो रुक जाएगा ना, अगर खत्म हो जाता है, ठीक है, अगर खत्म हो जाता है। अदरवाइज आप बीच में से अगर बोलोगे सर मेरे को सिर्फ इतना सा कॉफिशिएंट का समेशन चाहिए, तो वो मैं नहीं बता सकता। कंप्लीट सीरीज दोगे तभी बता पाऊंगा, इसीलिए इसका नाम ही है समेशन ऑफ सीरीज इन्वॉल्विंग बाइनोमियल कॉफिशिएंट। कंप्लीट सीरीज का बात कर सकते, बीच में से कुछ टर्म्स का वैल्यू उठा करके दे दोगे तो कैसे मैं बताऊंगा जब तक मेरे को n का वैल्यू पता नहीं चलेगा, ठीक है ना, वो तो इम्पॉसिबल हो जाएगा ना उसका सम निकालना, ठीक है। तो यही थॉट आपको डेवलप करना है कि बाइनोमियल सीरीज को हम लोग कैसे डील करने वाले। तो इसको आप लिख दीजिएगा प्रॉपर्ली, इसको आप लिख दीजिएगा प्रॉपर्ली। हम लोग बढ़ते अगले वाले क्वेश्चन में चलते एंड देन उसको सोचते। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो 1 और 2 दोनों सॉल्व हो गया इसके थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको जो पैटर्न दिख रहा है उसमें दिख रहा होगा आपको C0 C3 C6, मतलब अभी 3-3 का गैप दे दिया, 3-3 का गैप दे दिया। तो अगर 3-3 का गैप दे देता है तो उस जगह पे जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो कौन है, वो कौन है, वो है आपका 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0। ये चीज आप जरूर कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़े होंगे, जहां पे ओमेगा का वैल्यू आपको पता है -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2 होता है, ठीक है। तो अभी हम यहां पे क्या सोचते हैं कि पहले तो 2-2 टर्म करके गैप था, अल्टरनेट था, अभी तो वो चीज भी गायब हो गया, अभी तो 3-3 का गैप आ रहा है, तो ऑब्वियसली अभी 3 वाला चीज चाहिए होगा आपको। तो 1 प्लस एक्स होल पावर n का एक्सपांशन को यूज करो, आप एक्सपांशन को यूज करो Cn x पावर n तक। अगर मैं x का वैल्यू यहाँ पे 1 डालता हूँ तो क्या आ जाएगा, देखो 2 पावर n आ जाएगा, C0 प्लस C1 प्लस C2 प्लस डॉट 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 अप टू Cn आ जाएगा। फिर अगर मैं x का वैल्यू यहाँ पे ओमेगा डाल देता हूँ तो ये 1 प्लस ओमेगा होल पावर n आ जाएगा C1 ओमेगा C2 ओमेगा स्क्वायर प्लस डॉट 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 Cn ओमेगा पावर n, ठीक है। फिर अगर मैं x का वैल्यू ओमेगा स्क्वायर डाल देता हूं तो यहाँ पे तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होल पावर n आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा C0 प्लस C1 ओमेगा स्क्वायर। फिर ओमेगा टू द पावर 4 जो होगा वो क्या होगा, ओमेगा पावर 4 विल बी ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, और ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 होता है। इन दोनों को प्रोडक्ट करके देख सकते हो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को। ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है आप जानते हो, -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2 होता है। जैसे इनको प्रोडक्ट करोगे तो ओमेगा क्यूब 1 आ जाएगा। तो इस चीज को ओमेगा टू द पावर 4 को अपन ओमेगा ही लिख सकते हैं एंड देन ये चलता जाएगा ओमेगा स्क्वायर होल पावर n दैट इज ओमेगा पावर 2n। अभी अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूंगा तो कहानी देखो किस तरीके से चेंज हो जाता है। अगर मैं इनको ऐड कर दूंगा ना दोस्त, ठीक है, तो C0 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 तो 3 C0 आ जाएगा। जैसे ही इन तीनों को तू ऐड करेगा तो C1 कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा ब्रैकेट में, खत्म, 0। इधर भी 0। नेक्स्ट अगला वाला क्या आएगा, यहाँ पे C3 आएगा, यहाँ पे C3 ओमेगा क्यूब जो कि C3 होगा, और यहाँ पे भी C3 ओमेगा टू द पावर 6 दैट इज C3 ही होगा। तो नेक्स्ट 3C3 आएगा, फिर 3C6 आएगा, ऐसे कर करके कहानी आगे बढ़ता जाएगा। तो आपको यहाँ पे ये चीज मिल गया। अभी आप समझ रहे होंगे कि आपको सोचना कैसे है। इस तरीके से आपको सोचना है कि क्या पुट करने से, इसीलिए इंस्पेक्शन बोलता हूं मैं इसको, क्या पुट करने से आपको ये सीरीज मिलेगा। इस जगह पे तो सोचना ही नहीं है, ये तो डी मोइवर्स थ्योरम सॉल्व कर देगा, उसका टेंशन मत लो। अब यूलर है, डी मोइवर है, ये सब सॉल्व कर देगा, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर का बात है। आप बस यहाँ पे सोचो कि यहाँ पे इस सीरीज को कैसे लाया जाए, ठीक है, सारा फोकस यहाँ पे लगा देना है, ठीक है। तो वही चीज आपको अकॉर्डिंगली समझना है। तो ये 1/3 इंटू 2 पावर n प्लस 1 प्लस ओमेगा को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 है। इसको मैं माइनस ओमेगा होल पावर n लिख दूंगा, ठीक है। तो ये 1/3 रह गया। अभी देखो यहाँ से -1 होल पावर n कॉमन ले ले तो ये आ जाएगा ओमेगा टू द पावर 2n प्लस ओमेगा टू द पावर n। क्लियर है। अभी देख मैं आपको तेरे को एक चीज बताना चाहता हूं कि अगर यहां से सिंप्लीफाई करना है तो सिंप्लीफिकेशन इतना आसान नहीं है जितना दिखता है। ओमेगा का जो वैल्यू है वो अगर यूलर के फॉर्मेट में लिखो ई के पावर में तो वो क्या आ जाएगा, ई पावर आयोटा 2π/3,
यही आएगा, cos 2π/3 माइनस हाफ प्लस sin 2π/3 √3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं ओमेगा का वैल्यू अगर मैं पुट कर दूँ तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा e⁴ आयोटा π/3 इंटू n प्लस इधर आ जाएगा आयोटा 2π/3 इंटू n। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं कुछ कॉमन लेना चाहता हूँ ना तो मैं क्या कॉमन ले पाऊंगा, सोचो ना एक बार। मैं वो चीज कॉमन लूंगा ना जो इन दोनों का पावर को सेम कर देता है। प्लस माइनस में आ सकता है बट पावर को सेम कर देता है, क्योंकि पावर जब तक सेम नहीं होगा तब तक मैं कैंसिलेशन कैसे करूंगा, होगा ही नहीं। अगर आप यूलर और डिमॉइवर का कैलकुलेशन को जानते हो तो आप बिल्कुल मेरा बात को समझ रहे होंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा, मैं अगर यहाँ से कॉमन लूँ, यहाँ पे 4/3 है, यहाँ पे 2/3 है, तो ऑब्वियसली 3/3 कॉमन ले लो ना, तो यहाँ पे 1/3 आ जाएगा, यहाँ पे -1/3 आ जाएगा, काम हो जाएगा। तो 3/3 का मतलब ही क्या है, आयोटा n अपने कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे बच जाएगा क्या, आयोटा πn/3 और यहाँ पे बच जाएगा e⁻- आयोटा πn/3। आया बात समझ में, क्लियर है? चलिए, तो अभी आप इसको सॉल्व कर दीजिए, e⁻- आयोटा πn/3 कितना हो जाएगा, देखो e⁻- आयोटा πn/3 कितना हो जाएगा, cos πn/3 प्लस आयोटा sin πn/3 और e⁻- आयोटा πn/3 हो जाएगा cos ऑफ -πn/3 प्लस आयोटा sin ऑफ -πn/3। तो cos ऑफ -θ विल बी cos θ प्लस sin ऑफ -θ विल बी माइनस ऑफ sin θ। तो अगर दोनो5 को ऐड कर देता हूं, तो यहां से क्या निकल करके आ जाएगा, 2 cos πn/3 निकल करके आ जाएगा। क्लियर है? तो 2 cos πn/3 अगर अपन यहाँ पे लिख देते हैं तो काम हो जाएगा। और e⁻π आयोटा n का वैल्यू कितना हो जाएगा, cos πn प्लस आयोटा sin πn। तो sin nπ तो 0 होता है, सभी जानते हो, sin π 2π 0 ये सब का वैल्यू 0 होता है। और cos πn हो जाएगा -1n, क्योंकि अगर n का वैल्यू ऑड है तो cos π -1 आएगा, अगर n का वैल्यू इवन हो जाता है तो आंसर +1 आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा -1n। तो इसीलिए इसको अगर मैं ब्रेक करूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2n -1n और ये भी -1n मिलके क्या हो जाएगा, -1/2n जो कि 1 हो जाएगा। ठीक है, और इसका वैल्यू कितना आ गया, इसका वैल्यू आ गया 2 cos nπ/3। तो दिस विल बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस सीरीज इन्वॉल्विंग बाइनोमियल कोफिशिएंट। क्लियर, बात समझ में आ रहा है ना? तो ये एक जबरदस्त अच्छा प्रॉब्लम था। इस तरह के प्रॉब्लम को सोचने के लिए आपको थॉट प्रोसेस पता होना चाहिए। जितने भी थॉट एग्जिस्ट करते हैं उसके ऊपर क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत ज्यादा है। अगर आ गया तो आपका किस्मत अच्छा है, और अगर नहीं आया तो भी मैं गारंटी दे सकता हूं कि जितना कंसेप्ट सिखा के दूंगा उनको यूज करके हो ही जाएगा। ठीक है, बात समझ आ रहा है? चलो, उसके बाद भी अगर नहीं हुआ तो किसी से नहीं होगा, कंफर्म रहो। ठीक है, चलो, तो इस चीज को आप ध्यान से नोट कर लीजिएगा प्रॉपर्ली। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिला। मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आगे बढ़ते हम लोग और देखते हैं आगे कहानी किस तरीके से चेंजेस लेकर के आता है। देखो C4 प्लस, अभी और मैं कैलकुलेशन नहीं करने वाला, आपके ऊपर छोड़ दूंगा कैलकुलेशन। C0 प्लस C4 प्लस C8 ये सब दे रहा है। क्या आप इसका वैल्यू जानते हो? आप बोलोगे बिल्कुल जानते हो, इससे पहले वाले स्लाइड में ही तो पढ़ाया सर। क्या इसका वैल्यू जान चुके हो? हाँ, इसका वैल्यू जान चुका हूं सर, अभी तो निकाले आप पहले वाले क्वेश्चन में। तो दोनों को जोड़ दो ना, तो देखो आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है वही आ जाएगा, 4 है वही आ जाएगा। आप बोलोगे सर बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, 4 वाला तो मिल जाएगा यहाँ से, तो इंतजार किस बात का। सिमिलरली रोमन 5 जो है वो भी आप कर सकते हो। बोले सर कैसे कर सकते हैं? C1 प्लस C3 प्लस C5 प्लस C9 ये वाला तो जानता था ना, 2n-1। बिल्कुल सर, और ये देख 2, तो इसको और 2 को जोड़ दे तो रोमन 5 आ जाएगा तेरे पास। ठीक बात है। 6 कैसे करोगे सर? 6 कैसे करोगे? खुद को थोड़ा सा चैलेंज करो। 6 कैसे करोगे? खुद को थोड़ा सा चैलेंज करो, है ना? मेरे को तो बताना ही पड़ेगा, मैं बता के दे रहा हूं। बट अगर आप डायरेक्टली 6 का सॉल्यूशन देख रहे हो तो गलत कर रहे हो आप सीखोगे नहीं टॉपिक को, आप याद कर लोगे टॉपिक को। 6 पे आप थॉट दो, अपना थॉट दो, सोचने का कोशिश करो, कैसे भी करके आधा घंटा भी लगता है तो भी सोचो, फिर जाके सॉल्यूशन देखना। क्लियर है?
6 कैसे करोगे? इतना हिंट देके दूंगा, 3 का मदद से ही निकलेगा। ऑब्वियसली आप ही सोच समझ पा रहे होंगे मैं क्या हिंट दूं आपको, ठीक है। तो देखो ऑलरेडी आपको ये चीज अभी पता चल गया था, ठीक है। और अभी अगर आप ये समझते हो कि 6 आपको कैसे निकालना है, तो अभी आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर कैसे भी करके ये निकाल के दे दो ना, फिर दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा, ट्वाइस आ जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारा पूरा ध्यान क्या होना चाहिए कि सर ये कैसे निकालेंगे। तो ये कैसे निकालेंगे अगर अपन सोचने जाए तो देखिए जरा कैसे निकालेंगे। वही 1 + x होल पावर n का एक्सपांशन में पहुंच जाइए, ठीक है। पहले अपन ने क्या रखे थे, x का वैल्यू 1 रखे, फिर ओमेगा रखे, ओमेगा स्क्वायर। अब की बार यहां पे माइनस चाहिए। अगर यहां पे माइनस चाहिए तो ऐसा कुछ रखना पड़ेगा ना जो यहां पे माइनस देता होगा। तो पहले 1 रखा था, अब की बार क्या रखूंगा, -1 रखूंगा। तो -1 रखूंगा तो ये C0 -C1 -C2 +C2 -C3 ऐसे चलता जाएगा। फिर आप बोलोगे सर उसके बाद अगर मैं ओमेगा रख दूंगा तो काम कैसे होगा, क्यों? क्योंकि ओमेगा क्यूब तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो +C3 आ जाएगा, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। मेरे को तो -3C3 चाहिए ना, तो यहाँ पे भी माइनस चाहिए। तो अगर यहाँ पे भी माइनस चाहिए तो ओमेगा ना रख के -ओमेगा² रखो ना, कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। ये C0 आएगा, ये क्या आ जाएगा -C1 ओमेगा, ये क्या आ जाएगा +C2 ओमेगा², ये आ जाएगा -C3। तो ये सब तो ऐसे ही 0 होगा। फिर अगले वाले पे भी -ओमेगा² रख देना, तो ये C0, ये -C1 ओमेगा², ये +C2 ओमेगा, ये -C3 एंड सो ऑन चलता जाएगा। तो ये सब तो सामो के ऐसे ही 0 हो रहा है ना, इसका तो कोई टेंशन ही नहीं है। एक में पहले माइनस, एक में पहले प्लस आ रहा है। और जो आपका मुद्दे का चीज था वो कौन था, ये वाला, ये तो आ गया ना, 3 3C3 है ना, +3C6 ऐसे करते करते C0 -C3 +C6 ये वाला सीरीज मिल जाएगा। और इस सीरीज के साथ इस सीरीज को ऐड कर दोगे तो आपको अपना रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं मैं आपको बहुत अच्छे से समझा पाया, क्योंकि उससे ज्यादा टाइम प्रोवाइड नहीं कर सकते ऑब्वियसली। अगर आपको डाउट्स रहता है तो आप कमेंट में कमेंट करके अकॉर्डिंगली पूछ सकते हो, है ना, या फिर क्लास में पूछ सकते हो आप अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर में हम कैसे थॉट जनरेट करेंगे, किस तरीके से हम आयोटा, माइनस आयोटा, ओमेगा, ओमेगा², ये सब कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज को यूज करके ये सारे बाइनोमियल सीरीज का वैल्यूज निकाल करके लेके आएंगे। अगला क्वेश्चन जो है वो काफी इंटरेस्टिंग है। उसमें आपको 4NC 0 से लेकर के 4NC 4n तक का समेशन पूछ रखा है, ठीक है। बहुत बच्चा मेरे को बोल देता है सर 2⁴n। अरे भाई 2⁴n तो तभी होता ना जब ये कंटिन्यूअस चलता जाता, दैट इज 4NC 0 के बाद 4NC 1 आता, फिर 4NC 2 आता, फिर 4NC 3 आता। बट यहाँ पे तो मिसिंग हो रहा है ना, यहाँ पे 4NC 0 के बाद डायरेक्टली 4NC 4 पे चला गया, फिर 4NC 8 में चला गया। मतलब इसके तरह चल रहा है, C0 C4 C8 इसके तरह पैटर्न चल रहा है, ठीक है। तो अभी अपन क्या सोचेंगे, समझ आ रहा है मेरी बात को? अभी अपन क्या सोचेंगे, चलिए देखते हैं। तो 1+ जब आपको C0 का मतलब तो यहाँ पे NC 0 है ना, बट एज यहाँ पे 4NC 0 आ गया तो उसको तो अपन C0 से डील नहीं कर सकते। NC 0 को अपन 1 + x होल टू द पावर n का एक्सपांशन से सॉल्व कर दिए थे। बट अगर आपके पास 4NC 0 आ गया तो ऑब्वियसली आपको 1 + x होल टू द पावर n का एक्सपांशन लिखने से काम नहीं चलेगा, 1 + x होल टू द पावर 4n का एक्सपांशन लिखना पड़ेगा। समझ लो मेरी बात, क्लियर है क्या? बहुत बढ़िया। तो 1 + x होल टू द पावर 4n का एक्सपांशन क्या है, 4NC 0 प्लस 4NC 1 × x प्लस 4NC 2 × x² प्लस डॉट 4NC 4n x टू दी पावर n, सॉरी x टू दी पावर 4n, यही चलेगा। टोटल 4n + 1 टर्म्स आएगा। अभी आपको यही तो निकालना है ना, अगर ये निकालना है तो ये निकाल दो और प्लस वाला निकाल दो। पैटर्न तो 2 और 1 और 4 की तरह ही तो दिख रहा है ना ऊपर वाले क्वेश्चन का। तो अभी अपन क्या कर सकते हैं यहां से, अगर अपने को वो वाला चीज चाहिए था, प्लस वाला चीज चाहिए, तो प्लस वाला चीज अपने को कैसे मिलेगा, याद करो ना, प्लस वाला चीज कैसे मिलेगा, x का वैल्यू 1 रखने से मिल जाएगा। x का वैल्यू 1 रखने से मिल जाएगा ना दोस्त, x का वैल्यू 1 रखने से ही तो प्लस वाला आ जाएगा, ठीक है। ये वाला चीज मिल गया, बात समझ में आया। फिर x का वैल्यू -1 रख दो तो अल्टरनेट वाला मिल जाएगा, ये 0 आ जाएगा। यहाँ पे 4NC 0 -4NC 1
प्लस 4nc2 माइनस 4nc3, ऐसा कहानी मिल गया। बात समझ में आ रहा है? क्लियर है? चलो, तो जैसे ही अपन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ 4nc0 प्लस 4nc2 प्लस डॉट डॉट, ये वाला कहानी आ गया, 2 to the power 4n हो जाएगा। ठीक है, तो 2 से डिवाइड कर दोगे तो 4nc0 प्लस 4nc2 प्लस 4nc4, इस चीज का पूरा पूरा समेशन मिल गया 2 to the power 4n माइनस 1, जो मेरा एक रिक्वायरमेंट था। अभी जो मेरा दूसरा रिक्वायरमेंट है वो अपन कैसे पूरा करेंगे, वो अपन कैसे पूरा करेंगे, याद करो ना, क्या करोगे? ऑब्वियसली इस एक्सपांशन में क्या रख दोगे, क्या रख दोगे, आयोटा रख दोगे। समझ में आ रहा है ना? वही तो किए थे रोमन 1 में, आयोटा रख दोगे ना इसका। अगर आयोटा रख दोगे तो आयोटा रखने के बाद 4nc0 माइनस 4nc2 प्लस 4nc4, वो वाला पार्ट मिल जाएगा ना, ये वाला पार्ट मिल जाएगा ना, ये वाला पार्ट आपको मिल जाएगा ना। आयोटा रखने के बाद x का वैल्यू आयोटा रख के ये वाला पार्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, माइनस में आएगा और इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, आयोटा रखने के बाद जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो वाला होगा या रियल पार्ट वाला होगा? ऑब्वियसली 4nc0 4nc2 ये सारे सारे रियल है, तो उधर हम क्या कैलकुलेट कर लेते, रियल पार्ट ऑफ 1 प्लस आयोटा होल टू द पावर 4n कैलकुलेट कर देते। तो रियल पार्ट ऑफ 1 प्लस आयोटा होल पावर 4n कैलकुलेट कर लो, इसका स्क्वायर कैलकुलेट कर लो पहले, ये कितना आ जाता है, साइड में कर लेते हैं इसको, नहीं 1 प्लस आयोटा होल पावर 4n, देख लो 1 प्लस आयोटा होल पावर, पहले स्क्वायर कैलकुलेट कर लेते फिर पावर में 2n रख देते, तो ये आ जाएगा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर तो 0, तो ये आ जाएगा 2 पावर 2n इंटू आयोटा पावर 2n। ठीक है ना, तो आयोटा पावर 2n कितना आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर तो -1 माइनस 1 टू द पावर n हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास आंसर। ठीक है, तो इसका रियल पार्ट ऑफ दिस तो यही एक ही आ रहा है ना, यही होगा इसका रियल पार्ट, 2 टू द पावर 2n इंटू माइनस 1 टू द पावर n। ठीक है, तो अभी ये मिल गया, ये मिल गया, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, आंसर आपके पास आपके हाथ में होगा यार, टेंशन की कोई बात ही नहीं है। बोला आंसर मैं चेक कर लेता हूँ, चेक करके आपको एक बात बोल देता हूँ कि आंसर क्या है इसका, एग्जैक्ट वैल्यू जो है इसका वो कितना है, मैं आपको बता देता हूँ। वही चीज़ है 1/4 ऑफ 2 पावर 4n प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू 2 पावर 2n प्लस 1, वही चीज़ शायद एक और बार 2 से आ जाएगा, डिवाइड वगैरह हो जाएगा कुछ ना कुछ। ठीक है ना, अगर इनको जोड़ देंगे हमारा आंसर कितना आ रहा है देख लेते ना, इनको अगर जोड़ देंगे तो ट्वाइस ऑफ रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ रिक्वायर्ड आंसर, क्योंकि 4nc2 4nc2 4nc6 4n6 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 4nc0 4nc4 4nc8, जो हमें चाहिए था वही बचेगा। ठीक है, तो दिस इक्वल टू आ जाएगा आपका 2 पावर 4n माइनस 1 प्लस 2 पावर 2n इंटू माइनस 1 टू द पावर n, तो रिक्वायर्ड आंसर यहाँ से डिवाइड हो जाएगा, दैट इज 2 पावर 4n माइनस 2, 2 पावर 4n माइनस 2, पता नहीं यार यहाँ पे आधा अधूरा आंसर लिखा हुआ है, पता नहीं यार, जो भी है कैलकुलेट कर लीजिएगा, लॉजिक तो सेम है। क्लियर है, यही होगा आंसर, इसको डिवाइडेड बाई 2 कर दो, यही होगा आंसर, दैट इज 2 पावर 4n माइनस 2 प्लस 2 पावर 2n माइनस 1 इंटू माइनस 1 टू द पावर n, यही होगा आंसर। क्लियर है, बात समझ में आ रहा होगा आपको, पूरा क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से, इसमें कोई दिक्कत लेने वाली बात तो है ही नहीं। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते अगले क्वेश्चंस पे चलते, नोट कर लीजिएगा अच्छे से। अभी आपको पूरा ग्रिप में आ रहा होगा कि कैसे अपन सीरीज इन्वॉल्विंग बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स निकाल सकते हैं, इस प्रकार के सीरीज, है ना। अभी अगले मतलब नेक्स्ट लेक्चर्स में, आगे के लेक्चर्स में हम लोग और भी बहुत सारे कहानी लेकर के आएंगे, है ना। अभी तो सारे के सारे फ्लैट दिख रहा है, सिर्फ प्लस माइनस बीच में से गायब हो गया, वो वाले टर्म ही आपको दिख रहा होगा, है ना। फिर अगले लेक्चर्स में आपको दिखेगा कि यहाँ पे भी कुछ 2 3 कोएफिशिएंट आ गया, या फिर कभी कभी दिखेगा कि इनके भी स्क्वायर्स हो गया, स्क्वायर्स ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट हो गया, या फिर आपको ये भी पैटर्न दिखेगा कि 2 बाइनोमियल कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट आ रहा है, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंगली आपको सिखाया जाएगा कि कहां पे कैसे सोचना है, आप उसका टेंशन मत लो, जो आज सिखाया जा रहा है उस पे फोकस करो। समझ आ रहा है। नंबर 6 देखो, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे एक ट्राइनोमियल एक्सपांशन दे दिया, पूरा इसको एक्सपांड करके दे दिया कि अगर इसका वैल्यू इसके इक्वल होता है तो ये सारे कोएफिशिएंट निकालो। बहुत आसान है, बहुत आसान है भाई। अगर ये निकालना है तो ऑब्वियसली आप सोचोगे एक्स का वैल्यू 1 डाल दो सर, ये निकालना है तो x का वैल्यू -1 डाल दो सर, खत्म बात। LHS अकॉर्डिंगली जो आता है वही हो जाएगा आंसर। आसान हो गया, अभी आपका मुट्ठी में आ गया ये सब। अगर ये निकालना है तो दोनों को जोड़ दो सर, ये निकालना है तो दोनों को घटा दो सर, खत्म बात। अगर सर ये निकालना है तो क्या करोगे?
A1 माइनस A3, ये तो वही पैटर्न हो गया ना, ये वाला पैटर्न आप आराम से कर लोगे। A0 प्लस A3 प्लस A6, ये भी कॉमन पैटर्न हो गया सर। 1 रख दो एक बार ओमेगा रख दो, एक बार ओमेगा स्क्वायर रख दो, फिर काम कर दो, दोनों को ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा सर, उसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है बोला। तो आप आराम से मेरे ख्याल से इस तरीके से चीज़ों को निपटा सकते हैं दोस्त, मेरा इसमें हेल्प लेने का कोई ज़रूरत होगा भी नहीं मेरे ख्याल से। चलो ये वाला मैं ज़रूर करके दे दूंगा, है ना। बाकी चीज़ आप ये तो आराम से आप कर सकते हो भाई, है ना। इन दोनों को आप कैसे कैलकुलेट करोगे, जैसे इसको और इसको कैलकुलेट किए थे आयोटा और माइनस आयोटा रख के, ठीक है ना। आयोटा और माइनस आयोटा का तो जरूरत ही नहीं है, आयोटा रखने के बाद ही रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट सेपरेट हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 और 6 ये सब तो बहुत आसानी से आप कर सकते हो, ठीक है। 7 चलो मैं कर दूंगा। 8 9 10 का भी अगर मैं बात देखो तो 10 अभी तो कराया, C0 C6 सेम है। A4 A0 प्लस A8, ये तो ये वाला पार्ट हो गया ना, 4 वाला पार्ट खत्म, और ये 5 वाला पार्ट हो गया 9। तो बाकी सारे के सारे यहाँ पे आप खुद से कर सकते हो, ये पूरा आपका होमवर्क है। सिर्फ 7 वाला पार्ट मैं कर दूंगा, चलो एक आध करके दे देता हूँ, नहीं तो आप ज्यादा बुरा मान जाओगे, ठीक है। बाकी पूरा आप कर सकते हो, बहुत ही आसान चीज है। क्लियर है, चलिए देखते हैं ये वाले पार्ट को अच्छे से समझते हैं। क्या करेंगे यहाँ पे देखो, आपके पास जो एक्सपांशन लिखा गया है वो है 1 प्लस x स्क्वायर होल पावर n, और इधर जो चीज आ रहा है हमारे पास वो क्या है, A0 प्लस A1x प्लस A2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 चलता जाएगा कहाँ तक, A ट्वाइस n x पावर ट्वाइस n, यहाँ तक चलता जाएगा। क्लियर है। तो हमारा जो बेसिक थॉट था वो क्या था, यहाँ पे हमारा जो बेसिक थॉट था वो क्या था कि x का वैल्यू 1 रख के, इसका वैल्यू तो आप निकाल सकते हो, मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये तीनों इक्वल कैसे होगा, ठीक है। ये तीनों इक्वल कैसे होगा उस चीज को मैं आपको सिखा रहा हूं। बात समझ में आपको क्लियर है। देखो अगर मैं ध्यान से सोचूं, है ना, तो ओमेगा आएगा यहाँ पे। अगर मैं x का वैल्यू मान लो ओमेगा पुट कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा जो कि 0 हो जाएगा, और इधर कितना आ जाएगा, A0 प्लस A1 ओमेगा प्लस A2 ओमेगा स्क्वायर प्लस A3 ओमेगा क्यूब तो 1 हो जाएगा, प्लस A4 ओमेगा टू दी पावर 4 तो ओमेगा हो जाएगा, प्लस A5 ओमेगा स्क्वायर एंड सो ऑन चलता जाएगा। तो इन सबको रियल पार्ट को अगर मैं एक ब्रैकेट में घुसा देता हूं तो मेरे पास एक पार्ट आ गया, अगले वाले पार्ट में A1 प्लस A4 प्लस A7, ये सबको मैं एक और ब्रैकेट में घुसा देता हूं तो ओमेगा आ जाएगा, क्या बोलते हैं उसका, कॉमन पार्ट। और A2 प्लस A5 प्लस A8, इनको अगर एक ब्रैकेट में घुसा देता हूं तो उनके बगल में आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर। तो अभी आपको ये तीन का वैल्यू ही तो निकालना था ना, तो मान लेते चलो ये कैपिटल 1, दूसरा कैपिटल B, तीसरा कैपिटल C, LHS में 0 लिखा गया है। पुट कर दीजिए ना ओमेगा का वैल्यू, एक झटके में कहानी निपट जाएगा। ओमेगा का वैल्यू पुट कर दीजिए और रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट इक्वेट कर दीजिए ना, कॉम्प्लेक्स नंबर ही तो है और कुछ नहीं है। तो ये कितना आ जाएगा, a माइनस b/2 माइनस c/2 प्लस आयोटा अगर कॉमन लेते तो माइनस √3/2 भी कॉमन आ गया मान लो, तो ब्रैकेट में b प्लस c आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है, क्लियर है। और इसको अपन लिख देते 0 प्लस 0 आयोटा, तो यहां से क्लियरली आ गया ना, a माइनस b/2 माइनस c/2 का वैल्यू 0, और यहां से b प्लस c का वैल्यू क्या आ जाता है, 0 आ जाएगा। b प्लस c का वैल्यू क्लियरली दिख रहा है ना, ये 0 के इक्वल हो जाएगा। बात समझ में आया ना अच्छे से, बढ़िया है। अच्छा मिस्टेक कर लिया, यहाँ पे प्लस आ जाएगा ना, तो यहाँ पे b माइनस c आ जाएगा, सॉरी माइनस b प्लस c आ जाएगा। तो माइनस b प्लस c अगर 0 है तो b इज इक्वल टू c हो गया, और वही b इक्वल टू c अगर यहाँ पे पुट कर देते तो a बराबर c आ जाएगा। तो a अगर c के इक्वल है, b अगर c के इक्वल है, तो a b c तीनों क्या होगा, एक दूसरे के इक्वल होगा। अगर a b c तीनों इक्वल हो गया तो ये तीनों का समेशन इक्वल हो जाएगा। ये देखो ये तीनों के तीनों इक्वल है, और इन तीनों का वैल्यू कैसे निकालते हैं वो आप ऑलरेडी जानते हो। एक बार 1 रख दो, एक बार ओमेगा रख दो, एक बार ओमेगा स्क्वायर रख दो, फिर सॉल्व कर दो, आराम से आ जाएगा। बात समझ में आया ना, 1 एक बार रख दो, एक बार ओमेगा रख दो, एक बार ओमेगा स्क्वायर रख दो, तीनों को ऐड कर दो, आराम से बाकी सारे कैंसिल होकर के A0 प्लस A3 प्लस A6 वाला सीरीज आ जाएगा, और उनका जो वैल्यू होगा वही A1 प्लस A4 प्लस A7, 3 का गैप वाला सीरीज का समेशन सेम होगा।
क्लियर है? बात समझ में आ रहा है? क्लियर है ना? तो यही है इस चीज का एप्लीकेशन सर, है ना? बेसिक कॉम्प्लेक्स नंबर यूज होता है, ऐसा कोई एकदम नहीं कि बहुत टफ कुछ यूज हो रहा है। पैटर्न अगर एक बार समझ आ गया कि करते कैसे, आराम से आप निकाल देना। बट पूरा टॉपिक पढ़ने के बाद, समेशन ऑफ सीरीज इन्वॉल्विंग बाइनोमियल कोएफिशिएंट, पूरा टॉपिक पढ़ने के बाद आप कंक्लूजन जरूर निकाल के रखना कि इस तरीके का बाइनोमियल कोएफिशिएंट आता है तो ऐसे करेंगे, अगर बाइनोमियल कोएफिशिएंट में स्क्वायर आएगा तो ऐसे करेंगे, अगर दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट आएगा तो कैसे करेंगे। ये सारी चीज आपके अंदर क्लियर होना चाहिए। ठीक है? आज के क्लास में टाइप 1 में जितने भी बाइनोमियल सीरीज आपको मिला बेसिकली, उनमें सारे में बाइनोमियल कोएफिशिएंट का पावर 1 था, कहीं पे पावर 2 नहीं था। फिर आपको एक और चीज दिख रहा होगा कि कोएफिशिएंट हर जगह पे या तो 1 या तो -1 दिख रहा है। तो अगर बाइनोमियल कोएफिशिएंट का कोएफिशिएंट चेंज हो जाता है, मतलब a2 के पहले अगर 2 आ जाता है, a3 के पहले 3 आ जाता है, तब कहानी चेंज हो जाएगा, तब आपको सीक्वेंस एंड सीरीज कैलकुलस का कंसेप्ट आ जाएगा। समझो मेरी बात? क्लियर है? फिर अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर लगा देता हूँ या फिर a3 के साथ a2 प्रोडक्ट कर देता हूँ, a2 a3 प्लस a3 a4 प्लस a4 a5, इस तरीके से अगर दे देता हूँ तो भी कंसेप्ट चेंज हो जाएगा। समझ रहे हो ना? तो ये सारे पैटर्न एकदम दिमाग में क्लियर होना चाहिए। बात समझ आ रहा है? क्लियर है? अगेन मैं ये क्वेश्चन आपको बोलूंगा कि आप एक बार ट्राई करके देखो, अगर नहीं होता है तभी जा करके मेरा सॉल्यूशन देखिएगा आप। ठीक है? चलिए, x प्लस ए होल टू द पावर n का एक्सपांशन बोल रहा है, ये सारे के सारे टर्म रिप्रेजेंट कर रहा है इसका एक्सपांशन का अलग अलग टर्म को। बात समझ में आया ना? रिप्रेजेंट्स द टर्म इन द एक्सपांशन ऑफ दिस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, टर्म को अगर रिप्रेजेंट कर रहा है, टर्म को तो रिप्रेजेंट नहीं करना चाहिए, कोएफिशिएंट को रिप्रेजेंट कर सकता है, बोला कोई दिक्कत नहीं है ऐसा, पर टर्म को रिप्रेजेंट कैसे भी करेगा यही समझ नहीं आ रहा है। टर्म को रिप्रेजेंट करेगा भी तो कैसे करेगा, यही तो इम्पॉर्टेंट बात है ना दोस्त, जो अपने को समझना चाहिए था। ठीक है, टर्म को अगर रखा भी तो कैसे रखेगा। अच्छा, इसको अगर मैं ऐसे लिखता हूँ t0 प्लस t1 प्लस t2 प्लस t3 डॉट डॉट tn। ठीक है, तो यहाँ पे टर्म में क्या आएगा, a आएगा, है ना, nc0 x टू दी पावर n माइनस 0। आप फील करो, ये क्या आएगा, nc0 x टू दी पावर n माइनस 0 इंटू a टू दी पावर 0। ये कौन आएगा, nc0 x टू दी पावर n माइनस 1 इंटू a पावर 1 प्लस nc2 x टू दी पावर n माइनस 2 इंटू a टू दी पावर 2। ऐसे ही चलता जाएगा ncn x टू दी पावर n माइनस n इंटू a पावर n तक। अभी एक चीज आप देखो, यहाँ पे आपको माइनस भी चाहिए, और वो कौन सा माइनस चाहिए, t3 से पहले माइनस, t3 से मैंने पहले माइनस, t1 से पहले माइनस, मतलब t1 t3 t5 ये सब अलग ब्रैकेट में, और t0 t2 t4 ये सब अलग ब्रैकेट में। तो रोमन 1 और रोमन 2 का खेल है। तो अगर रोमन 1 और रोमन 2 का खेल है तो ऑब्वियसली समझ आता है कि सर यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, a के जगह पे कोई ना कोई इमेजिनरी क्वांटिटी लेके आना पड़ेगा। तो a के जगह पे अगर t1 को देखो, अगर t0 को मेंटेन कराना है तो a के जगह पे a को तो रखना ही पड़ेगा, उसके साथ में एक इमेजिनरी क्वांटिटी लेकर के आना पड़ेगा। अगर a के जगह पे आप आयोटा को ले जाकर के पुट कर दोगे तब तो गलत हो जाएगा, क्योंकि तब तो t2 t3 चेंज हो जाएगा ना, a तो आएगा ही नहीं उसमें। बट a के साथ साथ अगर मैं एक काम करता हूं कि a इज चेंजिंग टू a आयोटा, a को मैंने a आयोटा से चेंज कर दिया ऊपर वाले एक्सप्रेशन में। अभी क्या होगा, a को अगर मैं a आयोटा से चेंज कर दिया तो ये t0 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा t1 आयोटा। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस t2, क्योंकि आयोटा a होल स्क्वायर तो माइनस दे देगा ना, ये हो जाएगा माइनस t3 आयोटा। ऐसे कहानी चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहां से अपने को मिलेगा क्या, t0 माइनस t2 प्लस t4 माइनस ये वाला ब्रैकेट अलग हो जाएगा, और प्लस आयोटा टाइम्स t1 माइनस t3 प्लस t5 ये वाला टर्म अलग हो जाएगा। बात समझ आया? और एग्जैक्टली अभी आपको क्या पता चल रहा है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर आपको चाहिए, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे? अगर यहाँ पे देख के भी आपको समझ नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपका कॉम्प्लेक्स नंबर वीक है। कैसे निकालोगे, टेकिंग मॉड्यूलस बोथ साइड्स। समझ आया ना, टेकिंग मॉड्यूलस बोथ साइड। ऐसे सवाल कॉम्प्लेक्स में आप बहुत करते हो, बट यहाँ पे पकड़ नहीं पा रहे हो, क्यों, क्योंकि चैप्टर चेंज हो गए ना, इसीलिए आप फंस गए। समझ आ रहा है? चलिए, इसका अगर मैं मॉड्यूलस ले लेता हूं तो इधर क्या आ जाएगा, मॉड्यूलस ऑफ z टू दी पावर n विल बी मॉड z होल टू दी पावर n, और यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर, क्योंकि ये पूरा पूरा तो रियल पार्ट की तरह ट्रीट हो रहा है ना, ये रियल है पूरा और ये पूरा पूरा इमेजिनरी पार्ट है। तो ये आ जाएगा t1 माइनस t3
प्लस t5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर n/2 इज इक्वल टू दिस। तो अभी इसका आंसर अगर मेरे को निकालना है तो बोथ साइड आप क्या कर दो, यहाँ पे स्क्वायर कर दो। जैसे ही आप बोथ साइड स्क्वायर करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर होल पावर n, वेयर n इज एनी नेचुरल नंबर। बात समझ आ रहा है, क्लियर है? इस तरीके से अपन सोच करके निकालेंगे। तो अभी आप समझे कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, कितना वैरायटी यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है, समझ हो ना? ठीक है, बेसिक जितना वैरायटी मैं लेक्चर में करा के दे सकता हूँ उतना मैं करा के दिया, और भी बहुत सारे वैरायटी आपको मिलेगा शीट में, तो शीट सॉल्व करना उसके लिए इतना इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस चाहिए होता है अपने को। ठीक है, अगर प्रैक्टिस नहीं होगा इस तरीके क्वेश्चन के ऊपर, नए क्वेश्चंस का, ये तो सारे मैंने थॉट्स बता दी, ये तो कॉमन थॉट है, अभी इनके ऊपर बेस करके आप नया थॉट सोचोगे ना। अगर नया थॉट, आईआईटी तो आपको कोई भी देखा हुआ थॉट नहीं देगा ना, मेंस पूछ देता है देखा हुआ थॉट, इन्हीं सब में से क्वेश्चन पूछ देगा। बट जे एडवांस अगर पूछ रहा है तो कोई नया थॉट पूछ भी तो सकता है ना, तो उस वक्त आपको खुद से तो सोचना आना चाहिए। तो जितना भी मैंने सिखा के दिया ये टेक्निक्स को समझ के, फील करके आपको नया चीज सोचना तो आना चाहिए ना। अगर आप नहीं सोच पाओगे तो कैसे करोगे, बोलो? क्लियर है? तो चलिए, मैं उम्मीद करूंगा बहुत ही अच्छे से ये टाइप 1 वाले प्रॉब्लम तो आप समझे होंगे। अगले लेक्चर से अपन टाइप 2, टाइप 3 ये सब कंटिन्यू करेंगे एंड देखेंगे और भी बहुत सारी चीज देखने वाले कि किस तरीके से हम बाइनोमियल सीरीज का कैलकुलेशन को कर सकते हैं। क्लियर है? बाइनोमियल सीरीज इन्वॉल्विंग बाइनोमियल कोफिशिएंट्स को, क्लियर है कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं? तो चलिए, आज के लिए दोस्त यहाँ तक समाप्त करते हैं, है ना? अगर कोई डाउट रहता है आपका तो बेशक आप मेरे को कमेंट करके या फिर क्लास में जैसे भी आप पूछना चाहते हो पूछिएगा अकॉर्डिंगली, है ना? और प्रॉपरली सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल करके जो भी मैं होमवर्क दिया स्टेप बाय स्टेप, मेरा अगर मैं इजी बोल के छोड़ रहा हूँ तो आपके लिए वो इजी नहीं होना चाहिए। आपको इजी अगर होता भी है, इजी लगता भी है, फिर भी आप उसका प्रॉपर सॉल्यूशन बना करके पूरा उसको सॉल्व करके उसके बाद ही सारे डायरेक्शन में सोच के उसके बाद ही आप आखिरी सॉल्यूशन तक पहुंच के फिर जा करके आप अगले टॉपिक में जाइएगा। आधा अधूरा करके मत छोड़िएगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ, आधा अधूरा करना और ना करना बराबर है। बात समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? तो उसको कंप्लीट करके प्रॉपर्ली अपने नोट्स बना के जो भी डाउट्स है अकॉर्डिंगली तैयार करके आप अगले लेक्चर में जाइएगा। बात समझ में आया ना? सारे डाउट्स क्लियर करके ही अगले लेक्चर में जाना है आपको। ठीक है, तो चलिए, मैं उम्मीद करूँगा आप बिल्कुल पढ़ते रहोगे अच्छे से इसी तरह। ठीक है, और आज के लिए अपन यही समाप्त करते हैं, अगले लेक्चर में मिलेंगे टाइप 2, टाइप 3 एंड सो ऑन, जो भी टॉपिक्स आएगा उनके साथ। चलिए, अलविदा।